अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मौसम बहुत खुशगवार है, साथ साथ वीकेंड भी है। अच्छा मौसम के साथ साथ अगर छुट्टी मिल जाए तो वाह 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 क्या मज़े ही आ जाते हैं। लेकिन हम सब यहाँ पर आपकी छुट्टी में भी आपके साथ होते हैं, आपकी छुट्टी को भी अच्छा और फुल ऑफ एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो आज मेरा और आपका साथ रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। मौसम इंजॉय कीजिए, अच्छी सी ठंडी सी मज़ेदार सी, ठंडी सी नहीं गर्म सी जो है वो कॉफ़ी पीजिए। ठंडे से मौसम में अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और हमें भी बताइएगा मंडे को जब हम आपसे दोबारा मिलेंगे कि आपने इस मौसम में किस तरह से मौसम को एंजॉय किया, क्या क्या बनाया और क्या किया। लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम तूफ़ानी बारिश हो रही है और जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम है, तो इसमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैर ज़रूरी तौर पर जैसे अलर्ट जारी किया है, घरों से बाहर ना निकलें और निकलें तो एहतियाती तदाबीर के साथ निकलें, क्योंकि मौसम अच्छा होने के साथ साथ फिर मैं कह रही हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। और जितना अच्छा आप अपने एनवायरनमेंट में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहते हुए एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। तो आज के शो का आगाज़ करेंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि हम जो मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे गुजर रहे होते हैं, जिसमें अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, मौसम चेंज होगा, सर्दी से गर्मी की तरफ आएगा, स्प्रिंग आएगा। ख़िज़ा में हम देख रहे होते हैं कि ना सिर्फ पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो बाल झड़ने की वजह क्या होती है, वो मौसम जा रहा है, तो उसमें अब कैसे जो है ना वो चीज़ों को केयर करने के लिए आप डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करें कि आपके बाल भी अच्छे रहें। स्कैल्प केयर कितनी इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे। जिन लोगों को डैंड्रफ इशू है उस हवाले से भी आज एड्रेस करेंगे कि उसका खात्मा कैसे हो सकता है। और फिर ये कि गर्मी में जो है ना बाल बहुत जल्दी जल्दी ऑयली हो जाते हैं, स्कैल्प पे बहुत ऑयल आ जाता है, तो उनको कैसे फ्रेश रखा जा सकता है, नीट रखा जा सकता है, मॉइस्चराइज रखा जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। बालों से जुड़े जितने मसाइल हैं कॉल करिए, इस नंबर पे डायल कीजिए और यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछिए। रानी आपा मेरे साथ मौजूद हैं, साथ साथ हुमैरा भी मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मैंने सब ख़वातीन से और इन लोगों से भी कह दिया कि ये बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या पकाया और क्या क्या जो है खाया, मौसम कैसे एंजॉय किया। आप लोगों ने बारिश में क्या क्या बनाया, क्या खिलाया और ख़ुद क्या खाया, कैसे बारिश एंजॉय की? अच्छा, मैं तो पिछले दिनों जिस दिन बारिशें शुरू हुई थी उम्रे पे चली गई थी। अरे वाह। तो मुझे यहाँ का मौसम नहीं पता, लेकिन वहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत सर्दी थी। तहज्जुद से लेकर फजर और फजर से लेकर 9 बजे तक बहुत ठंडा वेदर था, मक्के में भी और मदीने में भी। यहाँ बारिशें हो रही थी। हाँ, आज से यहाँ भी बारिशों का आगाज़ है, तो अब देखिए कि क्या होता है इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा। और हुमैरा आप बताएं, आप तो बड़ा हेल्दी खाने पे भी जो है ना वो बात करती हैं, फोकस करती हैं, तो चीट किया है कुछ के नहीं किया? बिल्कुल, इस दफ़ा चीट इसलिए हो गया कि घर में शादी थी, आपको पता है, आप भी इनवाइटेड थी। अरे आपकी तबीयत, हाँ मैं बताऊँ ना, मेरी खुद तबीयत बहुत ख़राब थी हुमैरा, इस वजह से। तो बारिश में हमने, हमारी थोड़ा सा एक इवेंट था तो वो थोड़ा मिस करके हम लोगों ने आगे किया, स्किप करके। दूसरा ये कि चीट तो करते हैं, शादी ब्याह में होता है, आपको पता है। और जब बारिश हुई थी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे सिवाय वाइपर से पानी निकाल रहे थे घर में। वैसे देखा जाए तो वो भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है कि कोई कुछ ना भी करे तो वाइपर लगाने से थोड़ा वजन कम। टेरेस पे पानी आ रहा था और पानी सारा, गेस्ट आए हुए थे घर में, जाहिर है, तो वो तो पानी निकालने में। लेकिन हमने चीज़ें एंजॉय की थी काफ़ी सारी। पकौड़े तो मस्त होते हैं बारिश में, मस्त है, तो वो हमने बनाए थे, पकौड़े बना के खाए थे। लगा दिया था दूसरों को साइड पे, अपना काम हम कर रहे थे, पकौड़े बनाने वाला काम। चले, ये तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ। अच्छा, बारिश का एक ये भी होता है, कराची वालों के लिए जहमत तो बनती है, लेकिन सारे जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे नहाने निकल जाते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चों को भी शौक होता है कि छोटे छोटे वाइपर रखे हुए और उनको भी लगाना है और एंजॉय भी करना है, उसमें नहाने का भी मौका मिल जाता है। घर के मर्द भी बेचारे पानी निकाल रहे होते हैं, खवातीनें कर रही होती हैं। बारिशें कम होती हैं तो कराची के लिए तो बारिश एक अनमोल तोहफा होती है। बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता तूफानी सूरत हाल ना इख्तियार कर ले तो बिल्कुल ऐसा यहाँ के लिए तो बारिश बारान रहमत है और रहेगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सब पर जो है ना वो अपना करम करे, किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। हम सब दुआ करते हैं कि अच्छा मौसम अच्छा ही रहे और लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस ना बने। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हम जब बात करते हैं बालों के मसाइल पर, तो अब मौसम चेंज होगा और जो मसाइल हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब हमें नज़र आता है ज़्यादातर इशूज़ हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे, आपका क्या वजह है इसकी? बहुत बाल झड़ने में तो अपने बहुत झड़। जी देखिए, जैसे कि कुदरत ने मौसम बनाए हैं, सर्दी गर्मी ख़िज़ा बहार। ख़िज़ा के आते ही जब मौसम बदलता है, सर्दी के बाद ख़िज़ा जब आती है, तो आपने देखा होगा कि सारे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और बहार के मौसम में मार्च से फिर अल्लाह के फजल से हरियाली शुरू हो जाती है। बालों का भी हाल इंसानी सेहत पर उसका इन्हिसार करता है।
क्योंकि सर्दी में हम बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ लेते हैं, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ नहाने धोने के लिए भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो ना सिर्फ ये कि गर्म पानी हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए ख़तरनाक होता है, बल्कि हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा ड्राई करने में गर्म पानी का हिस्सा होता है। हमेशा म्याना रवि इख्तियार करें, बहुत सख्त सर्दी के मौसम में भी बालों को हमेशा नीम गर्म पानी से धोएं, बॉडी को वॉश करें नीम गर्म पानी से, बहुत तेज़ गर्म से ना करें। उस वक्त तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन दरअसल आपका पूरी जो बॉडी की सूरत हाल है और स्कैल्प की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। सर्दी में वैसे भी मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो बाल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैंड्रफ पैदा होती है, बॉडी भी इतनी ड्राई हो जाती है कि सम टाइम हमें फुल बॉडी को भी आपको नरम करने के लिए किसी भी ऑयल या क्रीम का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। और हाथ पाँव पे तो करते ही हैं हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, तो इसी तरह स्कैल्प का भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। स्कैल्प का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हीटिंग के इस्तेमाल से, कि ना सिर्फ कि गर्म पानी का इस्तेमाल किया, हेयर ड्रायर का कसरत से इस्तेमाल इस मौसम में कि हमने नहाए हैं, जल्दी से बाल ड्राई हो जाए, बालों से ठंड, ये एक कॉन्सेप्ट है कि बालों से ठंड पहुंच रही है। तो खुदारा ऐसे तमाम लोग जो ठंडे एरियाज़ में भी रहते हैं, अगर जब नहाएं बालों को वॉश करें तो बालों को टॉवल में लपेट लें, बजाय इसके कि आप उसको हीट दें। वो आपके लिए भी ख़तरनाक है, आपके बालों के लिए भी ख़तरनाक है, और वैसे ही आपके बालों का मॉइस्चर वेदर के लिहाज से भी कम हो रहा होता है, स्किन का मॉइस्चराइज़र भी कम हो रहा होता है। तो ये दोनों जब कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन की भी सूरत हाल ख़राब हो जाती है और बालों की भी। सही। तो हमेशा म्याना रवि बेहतरीन पॉलिसी है, और जब ये वक्त आ ही गया तो अब उसके लिए हम आगे चल के बताएंगे। हाँ, बताइएगा ज़रूर। अच्छा, ये तो ये कि गिरना भी बहुत शुरू हो जाते हैं ना, मॉइस्चर ख़त्म होता है, उसकी वजह यही होती है कि जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। उमेरा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब देखिए डैंड्रफ जो है वो एक दीमक की तरह होती है, जब आपका स्कैल्प पे आना शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको बाल निकलने की जगह नहीं मिलती है। फिर वो क्या होता है, स्कैल्प आपकी बिल्कुल प्लेन होना शुरू हो जाती है। अक्सर हमने देखा, मैं हमेशा ये कहूँगी कि जो हमारे जितने अब एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं, आप देखेंगे उसमें फोम ज़्यादा बनता है। जितना फोम शैम्पू में ज़्यादा बनेगा वो आपके लिए डैमेज करेगा आपके बाल को। अच्छा, ये याद रखिए, उसमें आपका सल्फेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें, आजकल जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। प्लस ये है कि अपने बालों की केयर करें। एक जैसे अगर ऑयल नहीं लगाना चाहें तो आपने एलोवेरा जेल लेना है, अगर ताज़ा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। तकरीबन 6-8 टेबल स्पून अपने एलोवेरा जेल लेना है और उसके अंदर 1 से 2 विटामिन ई कैप्सूल वो ऐड करके अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड करके ये रख लीजिए। स्प्रे बॉटल में रखिए, आपका स्प्रे बन जाएगा, आपका सीरम टाइप बन जाएगा। और अच्छी तरह उसको लगा के नहाने से 1 घंटा 2 घंटा पहले आपने स्कैल्प पे लगा लेना है, और टॉवल को गर्म पानी में डिप करके उसको स्क्वीज कर लें और उसको रैप कर लें। वो आपकी जो स्कैल्प के अंदर है ना, पेनिट्रेशन हो जाएगी उसकी। फिर आप देखिएगा, वॉश कीजिए, आपने ऑयलिंग भी नहीं की लेकिन आपको ऑयल जैसा कॉन्सेप्ट मिल गया कि आपने ऑयल लगाया हुआ है, आप वो लगाएं और वॉश करें, देखिएगा। और मैंने कहा सल्फेट फ्री शैम्पू से आप वॉश कीजिए। ना करना चाहें तो आंवला, रीठा, सिकाकाई ये भिगो के रख लीजिए रात को, पाउडर बना हुआ होता है, इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बना के भिगो के रख लें। आप इसी से वॉश करेंगे तो आपका शैम्पू घर बैठे रेडी है। ये नहीं तो इससे वो निकल जाता है आपका सारा गंद वगैरह, और वो बिल्कुल निकल जाएगा। रीठा, वो अपना सिकाकाई, उसको किस तरह पाउडर को यूज करेंगे? सिकाकाई तो है ही शैम्पू। आप अगर सिकाकाई को देखें तो उसमें झाग बन रहे होते हैं, वो है ही शैम्पू। अगर आपने उसको पाउडर बना के पानी में थोड़ा सा पका लीजिए इन तीनों चीज़ों को, आंवला, रीठा, सिकाकाई, इन तीनों को चीज़ों को पका के आप अच्छी तरह छान लें इसको। सही है। यानी अगर 4 कप में पकाया तो 1 कप रह जाए, फिर छान लीजिए और उसी पानी से आप वॉश कीजिए। या आपका होम मेड शैम्पू रेडी है घर में। अच्छा, अब आप ये देखें कि बिल्कुल हुमैरा ने बहुत अच्छा बताया। अब एक तरीका मैं भी बता दूं कि जिन लोगों को डैंड्रफ स्कैल्प पर हो गया है, बिल्कुल हुमैरा ने सही कहा कि जब डैंड्रफ आ गया, और डैंड्रफ भी 2 तरह के होते हैं। एक होती है हिडन डैंड्रफ, जिससे आपका स्कैल्प गंदा रहता है कि अगर आपने अभी बाल धोए हैं तो शाम तक आपके बाल ग्रीसी हो जाते हैं, स्कैल्प से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये होता है हिडन डैंड्रफ। और आपने अगर शाम के लिए जाने के लिए अभी से तैयारी की है कि शाम को मुझे किसी पार्टी में जाना है, बाल बहुत अच्छे तरीके से सेट करूँगी, ब्लो ड्राई करूँगी, आयरन करूँगी, XYZ कुछ भी आप करेंगी, लेकिन शाम तक बाल आपके ऑयली हो जाते हैं और स्कैल्प से बू आने लगती है, और तमाम लोगों को भी वो बू बहुत नाखुशगवार लगती है। और दूसरे एक डैंड्रफ होता है जो ऊपर से पपड़ियाँ बन के झड़ने लगता है। जी, उससे वो बालों को तो बहुत तेज़ी के साथ कम करता ही है, बल्कि बालों की जड़ों को भी
बहुत कमज़ोर कर देता है और उस जगह से समटाइम गंजपन भी हो जाता है। ऐसे तमाम लोग जो इस सूरत हाल से दो चार हैं, तो उनके लिए ये मैं एक ग्लिसरीन की बॉटल लाई हूँ। एक ग्लिसरीन इतनी ही क्वांटिटी में ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल इतनी ही क्वांटिटी में, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके या किसी ऐसे बाउल में दोनों चीज़ों को एक इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें और किसी कॉटन के साथ या अपनी फिंगर्स के साथ सर की जड़ें खोल कर आप तमाम उसमें ये ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल इन दोनों को मिला दें और अच्छी तरह उसका मसाज करें। मसाज करने के बाद, मसाज कर लिया, तेल की तरह चिकना होता है, कैस्टर ऑयल है, अरंडी का तेल है, तो अच्छी तरीके से आपने कर लिया ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल को जड़ें खोल कर। उसके बाद हल्के हल्के मसाज किया स्कैल्प पर ही, और मसाज करने के बाद आप गरम टावल जिस तरह के बताया हुमैरा ने वो कर लें, और जब वो टावल ठंडा हो जाए तो काइंडली दोबारा नेल्स के साथ अपने स्कैल्प का इस नेल्स के साथ मसाज करें। आप देखेंगी कि सडनली आपके जो स्कैल्प का डैंड्रफ है वो आपके नेल्स में आना शुरू हो गया, एकदम तेज़ी के साथ हटना शुरू हो गया। उसके बाद आप अपने सर को वॉश कर लें, जिस तरह भी चाहें, रीठा के साथ धो लीजिए या सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ धो लीजिए, जो आप पसंद करते हो उसके साथ धो लीजिए। धोने के बाद आप ये देखिए कि आपके बाल इतने फ्रेश, इतना अच्छा हो जाएगा कि वो लोग जिनके बालों में डैंड्रफ दोनों में से किसी भी एक किस्म की होती है, उनका सर अपने हाथ से नहीं हटता, सर पे मुस्तकिल खारिश होती है और तकलीफ होती है उनको, और खून भी आने लगता है बहुत सारे लोगों के ना, वो भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सीवियर हो जाता है और गुद्दी तक पहुंच जाता है, बहुत तकलीफ देता है, कान तक के अंदर बाज़ लोगों के डैंड्रफ पहुंच जाती है। वो होती क्यों है? देखिए बेसिकली हमारी जो डाइट है ना, मेन हमारा मैदे से होके सारी चीज़ें गुजरती हैं। आपका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा, कॉन्स्टिपेशन है या इंटरनल आपका खाना हजम नहीं हो रहा, सारा ताल्लुक मैदे से होता है। आपने डाइट का भी ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह की डाइट जो ड्राई आपकी बॉडी को करती रहेगी तो आपकी फिर डैंड्रफ पूरी बॉडी पे आएगी। अच्छा, एक और चीज़ अभी आप लोग बातें करें ना कि कुछ इस तरह की हिडन डैंड्रफ होती है जिससे स्मेल आती है बालों से। बालों में वैसे भी ना मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स में भी अब हम देख रहे हैं कि हेयर परफ्यूम्स वगैरह भी आ गए हैं और फ्रेगनेंसेस भी आती हैं, ऑयल्स भी आते हैं, मशहूर ब्रांड के बहुत बड़ी हेयर ऑयल टाइप का आता है, उसमें आप वो जो है आफ्टर वॉश यूज़ कर लें, उसमें फ्रेगनेंस के लिए होता है वो जो है ना, क्या कहते हैं, नहीं सिरम तो एक अलग चीज़ है, स्प्रे होता है, उन्होंने एक ऑयल ही बनाया हुआ है छोटी सी बॉटल में, उसको आप इतर की तरह डालते हैं, वो बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ऑयली नहीं लगता है, वो एब्जॉर्ब होकर हाँ वो ऑयली नहीं लगता, वो सिर्फ आपको वो फ्रेगनेंस ऑयल है, बिल्कुल। तो वो नुकसानदेह तो नहीं होता ये हेयर परफ्यूम्स वगैरह चीज़ें? फ्रेगरेंस चीज़ अगर आपने लगा ली तो आपके बालों को वाइट करेगा, ये याद रखिए। अगर आपने खुशबू वाली चीज़ अपने सर में लगाई है चाहे कितनी भी, तो आपके बालों को वाइटनेस की किसी ना किसी, देखें अगर केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ है तो वो आपके बालों को कहीं ना कहीं नुकसान देगी। ये याद रखें, फ्रेगरेंस खुशबू आप जितना लगाएंगे बालों को वाइट करेगा। अगर आप नेचुरल चीज़ें लगाएंगे, नेचुरल खुशबू है तो एक अलग बात है, लेकिन खुशबू वाली चीज़ हमेशा जो होती है वो आपकी आर्टिफिशियल जो होती है वो केमिकल बेस्ड ही होती है। तो बालों को वाइट की तरफ जाने से बेहतर है कि हम थोड़ी ऐसी पाउडरी चीज़ होती है, मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों की स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली होती है, तो जैसे कॉम्पैक्ट हम सर में लगाते हैं, आप लगा के हल्का हल्का जैसे रूट्स में लगा के बालों में कंघा कर लें, तो वो आपकी बाल इतनी जल्दी वो नहीं होंगे, स्टिकी नहीं होंगे। कोशिश करें कि बालों को जितना वॉश कर सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं ना कि अरे जी हमने तो हफ्ते में 2 दफ़ा बाल धोने, बस यही काफ़ी है। ऐसा नहीं है। जो हमारा मौसम है, कराची का ख़ास तौर पे जो मौसम है, उसमें अगर आप दिन में 2 दफ़ा भी बाल वॉश करेंगे शैम्पू से तो भी ना काफ़ी है। इतना डर्ट होता है, वो तो कहते हैं पॉल्यूशन होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आप कर लें तो सही है। ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ गलत है। अरे आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाइए, दिन में 2-2 दफ़ा शैम्पू करते हैं, वॉश करते हैं, उनके तो बाल नहीं गिरते। इवन आप सफाई रखेंगे तो आपका बाल क्यों गिरेगा? बालों के लिए सफाई ही मेन काम है। नहीं, वो कहते हैं कि आप इतना केमिकल उस पर लगा रहे हो, शैम्पू जो आपका केमिकल बेस्ड है। देखिए ना, आप शैम्पू, मैंने कहा सल्फेट फ्री शैम्पू आपके लिए बेस्ट है वॉश करने के लिए। नमक वाला शैम्पू आप ना यूज़ करें, बेबी शैम्पू माइल्ड यूज़ कीजिए। अभी मैंने आपको शैम्पू ये भी बता दिया कि आपको सिकाकाई वाला जो शैम्पू है आप इससे भी कर सकते हैं। अपने सर में ऑयल भी वो लगाएं जो ज़्यादा स्टिकी ना हो। अच्छा, एक सवाल मुझे ये भी करना था कि ऑयल लगा रहे हैं आप,
अब ऑयल जैसे मुझे भी अगर ऑयल लगाना था बहुत ज़्यादा सा लगा दो ताकि अच्छा सा लगे ना, वो लगे पता कि हाँ लगा है कुछ सर में। लेकिन वो वॉशरूम जाके निकालना उसको अजाब हो जाता है, बिकॉज वो आप 3-3 दफ़ा शैम्पू करो तो बात तो वही हो गई। तो क्या ये नुकसान होता है इतनी दफ़ा शैम्पू करने का? ठीक है आप कर लें। नहीं बेटा, बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊं बेटा कि अब आप देखें कि जो हमारी जड़ है, दरख्त की जड़ को हम पानी देते हैं, इसी तरह स्कैल्प में आप अपनी मांगों के अंदर मांगे खोल खोल कर स्कैल्प पर ऑयलिंग करें। आप उसकी लेंथ में करती हैं तो आपको कई बार शैम्पू करना पड़ता है। अब बात एक डैंड्रफ की आ रही है कि बड़ों के लिए तो हमने कर लिया, छोटे बच्चों के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है, और बड़े भी, ताकि ये वक्त ही ना आना पाए, इस सिचुएशन से आप 2-4 ही ना हो। इसके लिए एक जादुई जड़ी बूटी है, कमेला जड़ी बूटी। सही है। क्या नाम है इसका? कमेला जड़ी बूटी। मैंने यहाँ पर इसको पीस कर फाइन पाउडर बना लिया है, इस ब्राउन से कलर की होती है, और ये एक जादुई जड़ी बूटी है। इसके लिए करना क्या है कि बच्चे के लिए 1 टीस्पून, बड़ों के लिए 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ये कमेला जड़ी बूटी लेंगे। अपने बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, और आप उसके अंदर 1 चम्मच आपने कमेला जड़ी बूटी ली और 1 टेबल स्पून दही मिलाई, इसको मिक्स किया और बच्चे के सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पर अच्छी तरह लगा दें। लगा रहने दें। अगर बच्चा आपका इरिटेशन महसूस कर रहा है कि मुझे क्यों लगा दिया, बाज़ बच्चों को, तो उसको शावर कैप पहना दें और आधे घंटे के बाद आप सिंपल अपने बच्चे को का सर वॉश करा दीजिए शैम्पू के साथ, सादा, जैसा भी आप चाहें, क्योंकि दही बहुत माइनर सी, आजकल तो आपको पता है कि ऑयल फ्री आ रही है, आजकल दही में फैट तो है ही नहीं है, तो उसके साथ कर लें और आप अपने बच्चे का सर वॉश करा लें। पहली ही बार में आपको लगेगा कि आपके बच्चे की डैंड्रफ या किसी भी बड़े की डैंड्रफ जो है वो आधी से भी कम रह गई, और इंशाल्लाह विद इन वीक ये डैंड्रफ इस कमेला जड़ी बूटी से खत्म। ज़बरदस्त। दही का इस्तेमाल तो वैसे भी कहते हैं ना कि दही, मेयोनीज वगैरह जो है या बटर, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बालों के लिए अच्छा है। क्या इनका कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स हेयर? बेसिकली एक तो लैक्टिक एसिड होता है इन सब चीज़ों में, दूसरा ये है कि आपको आपकी स्कैल्प को मॉइस्चर करना है ज़्यादातर, तो वो मॉइस्चराइजेशन एक तो आपकी स्कैल्प के अंदर, रूट्स के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब होती है, और उसके बाद फिर ये है कि आपकी एक तो ग्रोथ में भी इजाफा होता है बालों की, प्लस ये है कि आपकी डैंड्रफ को ये नीचे से, क्योंकि एक मेन कॉज जो होती है बाल गिरने की वो सबसे पहले डैंड्रफ ही है। वो कोई हिडन भी होती है, कोई स्टिकी भी होती है, कोई ऐसी होती है कि आपने कहा कि खारिश इतनी होती है, स्केल्स बन जाते हैं बाकायदा उसकी वजह से, और बाज़ औक़ात सोराइसिस की प्रॉब्लम भी आ जाती है ड्राइनेस की वजह से। तो आपने मॉइस्चर करना है, बेसिकली आपका काम मॉइस्चर करना। और ये वाले जो नुस्खे हैं, दही, अंडा, सरसों का तेल, ये सब हमारी दादी नानियों वाले नुस्खे हैं और ये आजमूदा नुस्खे हैं, इससे फ़ायदा ही होता है। अब अगर किसी के पास अंडा लगाने का टाइम नहीं है तो आपके पास अभी देखें आप हेयर मेयोनीज़ भी आ गए हैं। अच्छा जी, हेयर मेयोनीज़ हेयर पैक के तौर पे आ गए हैं, वो भी आप चाहें तो किसी ब्रांड का मैं नाम नहीं ले सकती, एक ब्रांड है काफ़ी मशहूर, उसका हेयर मेयोनीज़ भी आ चुका है, वो आप सर में लगाएं। आप देखिए कि आप ज़रूरी नहीं है आप वो ब्रांड का लें, आप मेयोनीज़ कोई भी लगा सकते हैं। आप मेयोनीज़ सिर्फ आप लगाइए और उसके बाद अच्छी तरह मसाज करने के बाद पूरे उसमें क्या होता है, डैंड्रफ के बाद आपका ये जो क्यूटिकल है ये भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने ऐसे 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 बालों को अपने हाथों से करना है ताकि अच्छी तरह सर में, बालों में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद फिर आप शावर कैप पहन लें। अच्छा, अब ये जो हुमैरा ने इस वक्त स्टाइल करके दिखाया ना, मैं तो नहीं करूँगी, मेरे तो बाल खराब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ना इस तरह जितनी दफ़ा हाथों से करोगे। मैं तो यूँ छूने में ख़राब होगा। अच्छा बात सुनिए, ये जो आप, मैं भी कहना ही चाह रही थी कि जब हम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह भी कराते हैं सैलून्स में, जो इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, उसमें भी वो यही स्टेप आपको बार बार करते हैं कि आपके उस पूरे यहाँ लगा के क्यूटिकल्स में चला जाए, क्यूटिकल्स में चला जाए। और ये प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह जो ये किस हद तक हेल्प आउट करते हैं, इनका क्या रोल होता है और ये नेचुरल चीज़ों से कैसे कर सकते हैं, नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे थे जाने से पहले कि अब हमारा सवाल ये होगा कि आप घर बैठे होममेड प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और नेचुरल चीज़ों से कैसे हो सकता है, तो इस पर भी हमें बताएं। आपा कुछ है आपके पास? सबसे पहले तो मैं आपको तेल बनाना बताती हूँ प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए। बेहतरीन सर तेल ऐसा तेल जिससे आपके सर की, स्कैल्प की डैंड्रफ ख़त्म हो जाए,
हिडन डैंड्रफ भी, ड्राई डैंड्रफ भी। एक बेहतरीन सा तेल है आपके लिए, वो ये है कि हस्बे मामूल अभी मैंने आपको कमेला जड़ी बूटी के फ़वाइद बताए कि ये डैंड्रफ के लिए कमाल हैसियत रखती है। अच्छा, मेरे पास ये ऑलिव ऑयल है यानी जैतून का तेल है। आपके घर जो भी तेल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, बस खालिस होना चाहिए। आपने 50 ग्राम यानी एक बोतल 50 ग्राम या 100 ग्राम आपने सरसों का तेल लिया या ऑलिव ऑयल लिया, जितना भी लिया, उसके अंदर आप 25 ग्राम कमेला बूटी डालेंगे। मैंने तो पीस लिया, आप चाहें तो साबुत ही डली डाल दीजिए, ठीक है। कमेला 50 ग्राम 100 ग्राम तेल के अंदर 25 ग्राम कमेला बूटी डाल लीजिए। ये है एलोवेरा, कुछ भी नहीं, सिंपल एलोवेरा है। ये देखिए मैं निकाल के दिखा भी दूँ आपको कि मैं आते आते मैंने कहा दिखा दूँ। उसके आगे कुछ ना जेल जमा हुआ है यहाँ बॉटल में, ये जमता है आप जेल ही एक तो है। सेकंड दिखा, एक सेकंड। वो ना उसमें हाँ सक्शन नहीं हो रही, अब क्लियर आ गई, अब निकल आया। मैंने कहा दिखा भी दूं कि आप एलो कुछ और नहीं नहीं ये देखिए, ये मैंने सुबह सुबह निकाला है। ये एलोवेरा जेल है, ये आप मिला लीजिए। मैंने तकरीबन एक बड़ा पत्थर और उसका जेल निकाला है। एक एलोवेरा पत्ते का पूरा जेल निकाल लें। 25 ग्राम उसके अंदर आप सिर्फ ये कमेला बूटी और आपके पास 100 ग्राम तेल होना चाहिए, कोई सा भी खालिस। इस दोनों चीज़ों को इस तेल में डालकर इतना पकाइए कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये भी जल गया और ये भी इस तेल में काला हो गया। उसके बाद चूल्हा बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद छान कर किसी बॉटल में कर लीजिए। आप इसको 7 दिन लगा कर देखिए, अल्लाह के पास सिर्फ जड़ों में लगाइएगा। मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ जड़ों में, यहाँ तक लगाने में बहुत मसला हो जाता है, बार बार सर वॉश करना होता है और बालों के अंदर से चिकनाई बहुत देर से ख़त्म होती है और इससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। अच्छा, ऑयल भी सिर्फ स्कैल्प में ही लगाएं? ऑयल लगता ही स्कैल्प में, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों सोचते कि पूरे बालों में ऑयल यहाँ तक लगा लो, वो निकालना मुश्किल और कहीं जाना मुश्किल हो जाता है, किसी के सामने आना मुश्किल हो जाता है। हम लोग खुद अपने आप से परेशान हो जाते हैं और मैंने तो आज बुरी तरह तेल लगा हुआ है। सिर्फ आपके सर की जड़ों को जरूरत है। मज़ा बहुत आता है, सुकून मिलता है। हाँ बहुत, आप यहाँ पे भी लगाइए। और लगाने का तरीका यही है कि तेल किसी प्लेट में या बाउल में निकालें, सर की जड़ें खोल खोल कर जड़ों में लगाएं। लगाने सबसे बेहतरीन इन लोगों को ये वाला टिप बता देना, कॉटन लें, कॉटन डिप करके, ताकि वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और डिप भी नहीं हो। मेरा वो भी तो आ गए हैं अभी। आप ऑयल डाल लें, वो कॉम टाइप का, पीछे बॉटल लगी और आगे कॉम बना हुआ है, वो खुद ही ऑयल आप डालते रहे और ये फेरते रहे। वो भी है, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल है, आसान सा है, बस मांग लेकिन हमने जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जो ब्यूटी की प्रोफेशनल लाइफ में सीखा, वो यही है कि बोल के अंदर कॉटन डिप करते हैं तो वो ड्रिप नहीं होता कहीं भी ऑयल, वो सीधा आपकी स्कैल्प में जाके फिर आप उसे प्रेस करेंगे तो वो ऑयल वहीं रहेगा और ना आपका तेल ज़ाया होगा, ना आपको इरिटेशन फील होगी। अच्छा, एक और चीज़ बताएंगे, होममेड प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। 1 कप आपने दही लेना है, आपने 1 लेमन स्क्वीज करना है उसके अंदर, 1 खाने का चमचा उसमें आपने सरसों का तेल ऐड करना है और उसके अंदर आप चाहें तो मेयोनीज ऐड कर दें या फिर 1 अंडा। ये आपने फेंटना है अच्छी तरह और इसको लगाने के बाद, जैसे मैंने अभी सारा आपको बताया कि इस तरह की पोजीशन करने के बाद आपने इसको रैप करके टावल जो गर्म पानी में डिप करके, अगर गर्म पानी में मुश्किल है तो माइक्रोवेव घर में होता है, आप टावल को गीला करके निचोड़ के उसमें रख दीजिए। 1 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव चला दें, स्टीम उसके अंदर आ जाएगी। आपने बस रैप करना है, अच्छा बना दिया। स्टीम वाला जो टावल है वो आपने रैप करना है। जब वो ठंडा हो जाए तो उतार लीजिए और फिर आप उसको वॉश कीजिए। आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, ये आपका होम मेड प्रोटीन ट्रीटमेंट घर में हो जाएगा, जिसके लिए आप हज़ारों रुपए मार्केट में देते हैं। और जो सैलून वाले, मेरा भी सैलून है, मैं यही तेल बना कर रखती हूँ क्योंकि अमूमन लोग वही लोग आते हैं जिनको डैंड्रफ का ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले पार्लर में प्रोसीजर यही होता है कि बालों के अंदर पहले ऑयलिंग करें, पार्लर का जो होता है, फिर उसके बाद आप मास्क जब लगाएंगी तो ये वाला मास्क बना के लगा दीजिए, ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का प्रोटीन मास्क है। उसके बाद आप शैम्पू करें, कंडीशनर कर लें और ये जो मास्क लगाएंगी और जब आप शैम्पू करेंगी पार्लर वाले तो उनको समझ लीजिए कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, खूबसूरत और शाइनिंग।
और कुदरती आपको ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है। अच्छा, हम जो बाल गिरने की भी बात कर रहे हैं उसमें कहते हैं प्याज का पानी लगाएं, और उस तरह से प्याज वाले ऑयल भी मिल रहे हैं, ब्रांड्स के भी आ रहे हैं और वैसे भी मिल रहे हैं, तो वो सही है? मैं उसकी एक आपको उनका, एक छोटी सी मिसाल दूं। मैंने एक ब्रांड का बहुत बड़ा मशहूर अभी ब्रांड हुआ था वो कि प्याज का ऑयल है और मंगाओ। मेरे बेटे ने कहीं ऑर्डर कर दिया, मैंने कहा चिराग तले अंधेरा वाला हिसाब हो रहा था। अच्छा, मेरे हाँ, साथ। ये सब जगह है, वो अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब उसने मंगवाया, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैं स्मेल कर लेती हूँ सारी चीजें। मैंने वो ऑयल जब स्मेल किया, मैंने कहा बेटा इसके अंदर सिंपल स्प्रेट मिला हुआ है जो आपके बालों की जड़ों को बंद कर देगा। वो उठा के मैंने फेंका है उसे, और उसने भी कहा कि वाकई, जब मैंने उसे बताया, मैंने कहा इसकी फ्रेग्रेंस आप चेक कीजिए, इसके अंदर स्प्रेट ऐड है और स्प्रेट से वाकई आपका बाल गिरना रुकता है और डैंड्रफ भी खत्म। लेकिन ये कि वो आपके लिए कितना नुकसानदेह स्प्रेट सर में लगाना, ये सोचिए। तो लोगों का ये, प्याज आपका स्टे नहीं कर सकता, प्याज का अर्क अगर लगाना है तो फ्रेश ही निकालिए और ऑयल में मिक्स करके लगाइए, क्योंकि उसके अंदर सल्फर होता है, वो आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। तो जब भी आप ये लगाएं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी, चाहे हम बताएं या कोई भी टोटका बताए, पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, या तो कान के पीछे कीजिए या ये वाली जगह पे आप पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। प्याज आपको इरिटेट करेगा, किसी भी ऑयल में और एलोवेरा जेल में मिक्स करके वो प्याज का ऑयल लगाइए। अब प्याज का जब हमें अल्लाह के फजल से कुदरती खालिस मिल रहा है तो क्या ज़रूरत, और प्याज का नो डाउट बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा, कैसे बनाए प्याज? बस ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लें प्याज को, कैसे निकलता है? यही बात है, ब्लेंडर में नहीं डालना। हाँ, क्या करना है उसमें? आपके पास जो जूसर है, जिस जूसर मशीन जिसमें आप सेब का जूस निकालती हैं, एक्सट्रैक्ट जिसमें आप गाजर का जूस निकालती हैं, या सिंपल मैं जो करती हूँ ना आपा, इतना सा मेरे पास कद्दूकश रखा हुआ है, एक प्याज लिया, फौरन आपने इतने से कद्दूकश पे कद्दूकश किया, आपने छन्नी, जो चाय वाली छन्नी होती है, आपने उसमें स्ट्रेन कर लिया, आपने देखिए जितना निकल जाए, इतना सा अर्क भी काफी है आपके लिए। बेस्ट। अच्छा, हाँ, तो कभी कभी होता है कि जूसर में प्याज की बदबू खत्म नहीं होती, उसको हमें बहुत अच्छी तरह धोना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी देर सिरके में डिप कर दें, ख़त्म हो जाती है बदबू को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, थोड़ी देर सिरके में अपने जूसर को, और वाकई बदबू रहती है, आप उसको थोड़ी देर सिरके में डिप कर दें अपने जूसर को, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही आपको जूस निकालना होता है। हाँ, ये भी टिप अच्छी है। एक रैंडम टिप है, अगर डैंड्रफ के लिए, जैसे नहीं जा रही, मैं कहती हूँ खाने पीने का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिए। रैंडम टिप ये है कि आप जब शैम्पू कर लेते हैं तो उसके बाद आपने एक कप, जैसे एक जो डोंगा जो हमारा सर पे डालने वाला पानी का होता है, वो डोंगे में आपने एक खाने का चम्मच वाइट विनेगर डाल दीजिए उसमें, और उससे आप सर में डाल के बस वॉश नहीं करना, बस उसी पानी से आपने ड्रेन करना है, सब सर पे डालना है, एंड में छोड़ दीजिए। आप देखिए आपकी डैंड्रफ गायब होना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा तरीका है। बहुत ज़्यादा चीज़ों के इस्तेमाल से भी आप लोग परेशान हो जाते हैं। अब इसमें ये करें ना भाई कि आपके हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो चीज़ रखें। हम ये नहीं सभी करने बैठ जाए, बोले लोग कुछ का प्याज भी लगा रहे हैं, विनेगर भी लगा रहे हैं, तो सर की तो बच जाएगी। लेकिन टाइम देखिए, जितना टाइम जिसके पास है वो उस टाइम के हिसाब से, और जो प्रॉब्लम है उसका हल निकालें। ये नहीं करना कि मुझे ये भी सुन लिया तो ये भी करना है, वो भी सुन लिया तो वो भी करना है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, जिसका जो प्रॉब्लम है प्लीज़ वही किया करें। बाल उगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करें, डैंड्रफ के लिए ये इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बफरगंज से बात कर रही हूँ। आयशा बताइए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं स्कार्फ वेयर करती हूँ ना, तो उसकी वजह से जो है मेरे सर में, मुझे लगता है कि उसकी वजह से डैंड्रफ हो रहा है, ऑयली से जो है बाल हो जाते हैं, ऑफिस में जो है पूरा दिन स्कार्फ वेयर करना पड़ता है। तो इस हवाले से पूछना था कि क्या यूज़ किया जाए जिससे ऐसा ना हो। अच्छा, ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ना, ये ख़वातीन को मैंने देखा है वैसे भी ना पूछ रही होती है इसकी मसाइल का हल, तो क्या इनका हल है? देखिए, वैसे भी जो ख़वातीन एक तो स्कार्फ ओढ़ती हैं और वो इस तरह से टाई अप करके स्कार्फ लेती हैं, बालों को जितना ज़्यादा टाई अप रखेंगी, बांधे रखेंगी, बालों की ग्रोथ उतनी कम हो जाएगी। और वो ख़वातीन जो मुस्तकिल स्कार्फ का इस्तेमाल करती हैं, उनका माथा बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा होता रहता है, और बाल खिसकते खिसकते पीछे चले जाते हैं और माथा उनका बाहर निकल आता है और बाल बहुत हल्के हो जाते हैं। स्कार्फ बहुत, आप ऑफिस जा रही हैं, 8 घंटे के लिए ऑफिस में 8 घंटे पहनिए, उसके बाद अपने बालों को खुला छोड़ दीजिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जब अपना सर किसी भी शैम्पू से वॉश कर रही हैं तो उसके अंदर वॉश करने के बाद में एक डोंगे में 1 चम्मच वाइट विनीगर डालकर अपने बालों को रिंस कर लें। आपके स्कैल्प से डैंड्रफ दूर हो जाएगी। और डैंड्रफ एक तो झड़ने वाली डैंड्रफ होती है,
जो लोग ज़्यादा सर को टाई अप रखते हैं उनके सर में हिडन डैंड्रफ अलग हो जाती है शुरू। अब जैसे और ये फिर भी उनके बोल रही हैं कि मॉइस्चराइज से बाहर और गंदे गंदे चिकने चिकने से बाहर हो जाते हैं क्योंकि स्वेट होता है ना सर के अंदर भी। खवातीन स्कार्फ लेती हैं उनको मटेरियल का ख्याल रखना चाहिए कि सॉफ्ट मटेरियल, कॉटन मटेरियल में यूज करें गर्मी में खास तौर पे हवा क्रॉस हो। होता क्या है कि जब सीबम की एक्सक्रीशन हमारी हो रही होती है स्कैल्प के अंदर, तो वो सीबम की एक्सक्रीशन की वजह से ही आपकी जो स्कैल्प है वो स्टिकी लगना शुरू हो जाती है। हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, गर्मियाँ यहाँ इतनी होती हैं। तो सबसे पहले आप सॉफ्ट कॉटन का या मलमल का इस तरह का स्कार्फ लेना शुरू कीजिए। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप वाइट विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। एक ऑयल बता रही हूँ सिंपल, कि अगर आपने इस तरह की कोई कंडीशन है, बाल इस तरह गिर रहे हैं, डैंड्रफ के लिए बेहतरीन है, आपकी सीबम की एक्सक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। आपने करना क्या है कि 4 चम्मच आपने ग्लिसरीन लेनी है और उसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून सरसों का तेल ऐड करना है। उसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड करनी है, ये मैं बता रही हूँ, काली मिर्च ऐड करनी है। और आंवला, रीठा, सिकाकाई का जो पाउडर मिक्स करके अगर आपने घर में बनाया हुआ है तो 1/4 टीस्पून वो ऐड करना है। उसको मिक्स करके छोड़ दीजिए और ये वाला ऑयल आप लगाना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि आपको सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। प्रोटीन ट्रीटमेंट भी हो गया, डैंड्रफ भी ख़त्म हो गई, बाल भी निकल आएंगे इससे आपके। ये आपका ऑयल अगर आप बना के घर में रख लें तो ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए और आपकी बालों की ग्रोथ के लिए। और आने वाला मौसम गर्मियों का है, ऐसी खवातीन जो बाहर स्कार्फ लेती हैं वो घर आकर एक बार सादे पानी से अपने बालों को रिंस डेली करें ताकि जो आपके सर में जो सीबम ज़्यादा पैदा हो गया वो दूर हो जाए। शैम्पू ना करें। अब ये भी एक चीज़ है कि बार बार जो है ना खाली पानी से बाल धोने से ख़राब होते हैं। लोग ये कहते हैं कि आप खाली पानी से धो लो तो जो आपका जो भी डर्ट वगैरह है वो नहीं निकलता और स्कैल्प में जमा हो जाता है। हमें तो निकालना है ना, सिर्फ सीबम निकालना है, बालों से बदबू निकालनी है। उसमें शैम्पू अगर रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। बाल फ्रेश हो जाए, घर आकर तो बालों को खुला छोड़ें। हवा लगना ज़रूरी होती है बालों को। और कोशिश करें कि रोज़ वाटर जो घर में बना सकते हैं हम, पेटल्स को डिप करके वॉश करके अच्छी तरह उसको गर्म पानी में डिप कर दीजिए। और जब पानी ठंडा हो जाए तो मसल के छान लें वो पानी, स्प्रे बॉटल में रखिए। जब आप बाहर स्कार्फ पहन के निकल रहे हैं तो अपनी रूट्स में अच्छी तरह वो स्प्रे कर लीजिए, सूखने दीजिए। वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा आपकी सन एक्सपोजर से। और दूसरी बात है ना, कैप्स वगैरह लगा रही होती है ना स्कार्फ को स्टे देने के लिए, तो वो बहुत टाइट होते हैं। हाँ। और वुमन क्या होता है कि रेगुलर प्रैक्टिस में वो रोज कैप्स वगैरह पहन रहे होते हैं, तो उनको भी वॉश करें प्रॉपर्ली, बिकॉज उसमें भी जो है ना वो स्वेट वगैरह आता है, जर्म्स होते हैं, तो वो भी आपका जो स्कैल्प है उसको खराब करते हैं। वुमन क्या हो रहा है, स्कार्फ नहीं धो रहे और जो वो जो स्कार्फ धुल रहे हैं तो वो कैप नहीं धुल रहे। तो भाई सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो प्रॉपर हाइजीन का आप ख्याल रखें, उनको वॉश करना। और लोगों के अबाए नहीं धुलते तो भाई इनको धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब नहीं है कि आपने आए और अंदर कपड़े पहने तो उतारा। तो ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ों का मैं कहती हूँ कि अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। बेसिक मसाइल आपके वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो स्कैल्प के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप सर पे ओढ़ रहे हैं वो प्रॉपर वॉश्ड है। आपके स्कार्फ जो है वो आप 1-2 दफ़ा पहनने के बाद उसको प्रॉपर वॉश करें और फ्रेश आपको, ताकि जो है ना वो लॉन और कॉटन की तरफ जाएं। हाँ, ये भी आपने बताया, क्योंकि यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां रोज़ाना पहन रही हैं और उनका भी ज़्यादा एक्सपोजर होता है, सन से वॉक करती हैं, चीज़ें करती हैं। मैंने वहाँ पे ही ज़्यादा इश्यूज़ भी बहुत देखे हैं कि लड़कियों को ये हो रहा होता है। बच्चियों को यही नहीं पता। जब मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आती हैं तो सबसे पहले अगर स्कार्फ वाली कोई भी खातून आती है तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि तुमने कौन सा मटेरियल पहना हुआ है। फिर मैं उसे आइडिया देती हूँ कि नहीं जी, आपने मलमल की तरफ आना है, हवा जिस कपड़े से गुजरे आपने वो स्कार्फ यूज़ करना है। रेशमी पहनोगी गर्मी के अंदर तो ऑब्वियसली गर्मी में आपकी सीबम तो हर जगह आपकी फेस पे भी आती है, स्कैल्प पे भी आती है, तो वो जब स्टे करके अंदर रहेगी तो आपके बालों को नुकसान पहुँचाएगी। तो वो ज़रूरी है कि फिर आप वॉश भी करें बालों को प्रॉपर और हवा लगने का टाइम दें उसे थोड़ा। बिल्कुल ऐसे जिन लोगों के बाल जो है वो मुस्तकिल ट्रीट हो रहे होते हैं, जिनमें हम जैसे अभी ब्लो ड्राई का भी आपने जिक्र किया, आयरनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जो है वो लड़की घर में भी कर रही है, सैलून्स में भी हम करा रहे हैं। और जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के बाल भी रोज़ाना ट्रीट हो रहे होते हैं, तो हमें किस तरह की चीज़ों की केयर करनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, हम जाने से पहले जैसे मैंने कहा था, हम ये भी पूछेंगे कि जो ट्रीटेड हेयर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ड्राई हो रहा है, आयरन लग रहा है बार बार और जो है वो केमिकल वर्क हो रहा है, बालों में स्ट्रीक्स हो रहे हैं, कलर हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, उनका ख्याल कैसे रखना है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ट्रीटेड बालों में सबसे पहले तो जो आयरन है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कसरत से आजकल इस्तेमाल हो रही है। हेयर ड्रायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने से पहले, आयरन इस्तेमाल करने से पहले, कर्लर इस्तेमाल करने से पहले
आपको सबसे पहले हीट प्रोटेक्टर अपने बालों पर लगाना चाहिए। अगर वो ख़वातीन जो पार्लर जाती हैं, अगर उनकी ब्यूटिशियन ने नहीं लगाया, आपको कम से कम इतनी मालूमात होनी चाहिए कि आप जाकर उनको कहें कि आप मेरे बालों पर पहले हीट प्रोटेक्टर लगा दीजिए, ताकि आपके बाल हीट से महफूज रहें। अगर आप घर में ये ट्रीटमेंट्स अपने खुद कर रही हैं, आजकल तो बच्चियां सब घर में कर रही हैं, आयरन भी, ड्रायर भी, और क्रिम्पर का भी इस्तेमाल घरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्रिम्पर का इस्तेमाल तो बालों को आपके बिल्कुल तबाह कर रहा है। हाँ। और आप देखिए क्रिम्पर के इस्तेमाल के बाद बाल तकरीबन ऐसे लगते हैं कि जल गए, जहाँ जहाँ से क्रिम्पर इस्तेमाल होता है। सही। तो वो तमाम बच्चियाँ, वो तमाम ख़वातीन जो घरों में कर रही हैं, सैलून जाकर करवा रही हैं, अपने बालों में हीट प्रोटेक्टर लगवाकर हीटिंग का इस्तेमाल करें। सही। एक तो बचत ये हो गई। दूसरे, जब आपने अगर आज आयरन करा ली तो कम से कम 1 हफ्ते बाद इसको अपने बालों पर दोहराएं। हर रोज़ दोहराने से, रोज़ एक ट्रीटमेंट करने से बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। कि अगर आप समझ लें कि आयरन एक इस्त्री है, आप एक नर्म कपड़े पर एक ही जगह आधे घंटे, पौने घंटे तक इस्त्री करते रहेंगी तो क्या होगा, आपका वो कपड़ा वहाँ से जल जाएगा और वहाँ से वो कट जाएगा। तो काइंडली ये हीट प्रोटेक्टर का होना, ताकि हीट से आपके बाल महफूज रहें। और उसके बाद इस किस्म की ऑयलिंग ज़रूर करें। हफ्ते में 1 बार तेल लगाना अगर अपना मामूल बना लें तो कम से कम अपने बालों को ये इन मौसम की सूरत हाल से, हीट से बचा सकती हैं और गिरने से बचा सकती हैं। जो बाल जल जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उससे कम आप लोग बच सकते हैं। जी हमारा बेसिकली होता क्या है कि हम जब ये इस तरह की हीटिंग प्रोसेस करते हैं या केमिकल प्रोसेस या कट डाउन करना है, सब चीज़ें करनी है, तो हमारा जो बालों का क्यूटिकल है वो खुल जाता है। क्यूटिकल को बंद करना हमारा मकसद होता है। क्यूटिकल को हमने सपोर्ट देनी होती है। हम जो अभी जैसे आपा ने बताया है कि प्रोटेक्टर लगाना ज़रूरी है, हमारे पास घर में एलोवेरा जेल प्रोटेक्टर, हीट प्रोटेक्टर मौजूद है। हम उस जेल को लगाने के बाद आप बालों को ड्रायर होने दें। उसके बाद आप जो भी प्रोसेस करना है, स्ट्रेटनर यूज़ करना है, ड्रायर यूज़ करना है, आप कीजिए। आप सिंपल, मुझे तो कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं ऐसे ही लगा के एलोवेरा जेल लगा के छोड़ देती हूँ, ड्राई हो जाता है, खुद ब खुद वो बालों में से एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर फ्रेश एलोवेरा जेल हो आपके पास, वो आप लगा के ड्राई होने दें। उसके बाद आप जो भी आप स्ट्रेटनर करना है, चिकने अजीब से बाल नहीं होगा, सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा। आप कभी एलोवेरा जेल हाथ में लगा के देखिए तो सही, सब एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं तो जब कोई क्रीम नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो एलोवेरा तो मेरे पास इतना उगा हुआ है, एक पत्ता तोड़ती हूँ, कभी सर में लगा लिया, कभी हाथ पे लगा लिया, कभी स्किन पे लगा लिया, इसी तरह चल रहा होता है। सारी सर्दियाँ मेरी ऐसी गुजरी है। कोई आपको मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हीट प्रोटेक्टर आपके पास एलोवेरा जेल मौजूद है। आप लगाने के बाद आप कोई भी प्रोसेस कीजिए। इवन मैं तो कहती हूँ जब भी आपको टाइम मिले आप एलोवेरा जेल अपने बालों में लगा के रखें। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन है। आपको वॉश करने का भी झंझट नहीं है इसमें। मैं तो ये कह रही हूँ ना कि आपको तो वॉश भी नहीं करना, एब्जॉर्ब कर लीजिए, आपके ड्राइनेस खत्म हो जाएगी बालों में से, और उसी की वजह से बाल टूटता है ज़्यादा। लेकिन हमने लगाने की बहुत बात कर ली। खाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमने पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है हमारा। जब तक हम पानी नहीं पियेंगे, हमारी बॉडी जो है मॉइस्चराइजिंग की तरफ नहीं जाएगी, तो हमारा बाल, स्किन, ये सब डैमेज रहेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और ऐसे ड्रिंक्स, बाज़ औक़ात हम जो है ना वेट लॉस की तरफ कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंटेक, ग्रीन टी, कॉफ़ी जी, तो वो इंटेक की वजह से ड्राइनेस आपकी बॉडी में बढ़ती है और फिर बाल गिरना और रिंकल्स आना ये शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी पे। तो इससे भी, इसको भी आप अवॉइड कीजिए कि आपने खाना, वही कहा ना मैंने कि अंदरूनी आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है ये भी मायने रखता है। बहुत सारे ऑयल्स, अब जैसे सर्दी के बाद हम गर्मी की तरफ आते हैं, हमने सर्दी में नट्स खाए हुए होते हैं, वो नट्स आपको फ़ायदा कब देते हैं? गर्मी में, जब हम विटामिन सी इंटेक कर रहे होते हैं। कीनू अभी आया हुआ भी है, जितना मैं कहती हूँ इंटेक कर सकते हैं करें, तो वो हमको फ़ायदा कब देगा? गर्मी में। सही। डिहाइड्रेशन हमें कौन सा फ्रूट बचाएगा? आम। जितना आम आप खाएंगे, तरबूज खाएंगे, आम खाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगी, प्लस ये कि आपको लथार्जिक होने से बचाएगी। आप जो ड्रोजीनेस फील करते हैं, एकदम ताकत आती है, ये फ्रूट्स वो हैं। तो हर मौसम का फल और सब्ज़ी ये आप इंटेक ज़रूर कीजिए। जो भी सीज़न आ रहा है आपके पास, जो मौजूद हो रहा है वो आप खाना इंटेक कीजिए। दूसरी चीज़, आपका मैदा डिस्टर्ब किस चीज़ से होता है? वाइट आटा से।
आप वाइट आटा और जो मैदे की चीज़ें हैं इसको कम कीजिए, जिसकी वजह से आपकी सर की भी डैंड्रफ आती है और आपकी स्किन भी ड्राइनेस की तरफ जाती है। तो चक्की के आटे की रोटी खाइए, उससे आपका मैदा भी ठीक रहेगा और आपको ये जो प्रॉब्लम्स है ये नहीं आएंगी। एक्चुअली फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइबर का इस्तेमाल करें और बिल्कुल जूसी फ्रूट जो है पूरे पूरे खाएं, जूस ना निकालें। हाँ अमूमन जो है ना ज़्यादा जैसे कीनू आ रहे हैं तो लोग बस जूस पी रहे हैं। उसका फाइबर होता जैसे आप फाइबर की बात करिए, उस पे जो वाइट हटा ये देते तो हैं, हम लोग निकाल फायदेमंद के है। फेंक देते हैं ना, वही जो फायदेमंद पहले है। कीनू को बैठ के खोले जा रहे हैं, वो उसमें साफ सारा सुथरा फेंक करके दिया। खाते हैं। उसमें कितना फाइबर होता है, उस पर कितने रिसर्चेज आई हैं हाँ, कि ये जो है इतना फाइबरस है। मौसमी में बहुत ज़्यादा फाइबर है। इसको बिल्कुल आप लें, उसके साथ ही लें। सेब को छिलके के साथ ही खाइए, बेहतरीन फाइबर आपके पास है। अमरूद को खाइए, अमरूद का जो दाना होता है उसको चबा लेते हैं। काइंडली खाने का तरीका ये है कि अमरूद खाइए, उसके दाने को साबुत लीजिए, तोड़िए नहीं, वो पेट में जाके फूलता है तो बेहतरीन फाइबर बनता है। और अच्छा, वो बीज जो है। कॉन्स्टिपेशन का ऐसा बेहतरीन इलाज है जो इंसान की सोच से बाहर है। अमरूद का बीज, अमरूद का बीज वो पेट में जाके फूलता है, हम उसको दबा दांत से चबा चबा के ज़ाया हो जाता है। हाँ फिर वो। यही ज़ाया हो जाता है। सही, वरना अमूमन क्या कर रहे हैं, अमरूद का बीज भी निकाल रहे हैं, उसके बाद अमरूद खा रहे हैं। हाँ हाँ ये चाट बनाई जाती है, बाकायदा बीज भी निकाल देते हैं, सेब के छिलके उतार देते हैं। नहीं। पता नहीं, मैं ये कहती हूँ कि फ्रूट तो सारा आधे से ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं हम लोग, कि हमने सारी चीज़ें वो फेंक दी। खीरा खा रहे हैं तो खीरा पहले पील कर रहे हैं, उसके हाँ, बाद तो खीरा छिलका खा रहे उतार हैं। के खीरे में के छिलके में कितनी इफादियत है हमें बताइए छिलके नहीं। समेत ही खाना चाहिए। कुछ फ्रूट्स और सब्जियां ऐसी हैं कि जो आपको छिलके के साथ ही यूज करनी जाहिर होती है, हैं। हाँ, बिल्कुल। अब लोग फिर इसमें कहते हैं जी केले का छिलका, तो केले का छिलका खाने के लिए नहीं होता, केले के छिलके के और भी दूसरे फवायद हैं, केले वो के हम उसके छिलके लिए को use लगा करते ही हैं। लें अगर आप स्किन वगैरह पे, जो कितना एक्ने अच्छा के लिए करता है बहुत ना। अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, दांत साफ उससे बहुत खांसी अच्छे का होते हैं। बेहतरीन इलाज है केले का क्या छिलका। करें, अभी तो हर इस मौसम केले में बड़ी के जो लोगों को छिलके खांसी हैं हो रही उन्हें है। सुखा लें और सुखा के उसका सफूफ बनाएं और शहद के साथ वो खाइए, आपकी ड्राई खांसी का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा है। वैसे अल्लाह ताला ने वाकई जो भी चीज़ें बनाई हैं उनमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। हम ये कीनू के छिलके फेंक रहे होते हैं ना, हाँ, तो उसमें आप लोगों ने बेहतरीन कितनी उपटन दफ़ा बनता है। चीज़ें बनाई हैं कि कीनू के छिलकों को उपटन में मिला के आप इस्तेमाल करें। इवन अब तो छिलकों का इस्तेमाल अगर आप क्रश करते हैं तो बहुत सारे स्वीट डिशेस पे यूज हो रहा है। आप उसको जो क्रश करके छिलकों को, लेमन के छिलके पहले भी हो गए, मामलेट आता है, अभी भी आता है खैर मामलेट, तो उसमें भी छिलके डले होते हैं। जी, 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 तो वो का अच्छा खाने लग में रहा भी होता है इस्तेमाल काफ़ी होता है। ज़्यादा। तो वो आप कीनू के उसको छिलकों को ग्रेट करके डाल सकते हैं। छिलकों को सुखा के पाउडर बना के रख लीजिए, वो आपके लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उपटन बनता है उससे। बेहतरीन बेसन में मिला के अगर आप वो लगाते हैं आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है। कीनू के छिलके और उपटन, बेसन सिंपल आपका उपटन तैयार, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं पिंच, और थोड़ा सा बेसन हो, थोड़े से कीनू के छिलकों का पाउडर हो, या आपका घर में बैठा हुआ उपटन रेडी है। अच्छा, मेरा तो उपटन बहुत मशहूर है मेरी प्रोडक्ट में, तो मैं उसमें खालिस जितने हमारे घर ख़ानदान भर में कीनू खाए जाते हैं उसके पूरे छिलके इसी तरह छत पे सुखवा देती हूँ, और उसका जो लगा हुआ था ना, यानी जो मौसमी रह जाती है, कीनू रह जाता है, वो हटा लें। खाली प्योर सूख के वो खड़ंग हो जाते हैं और उसको हम डायरेक्ट उसमें मिलाते हैं अपने उपटन में। आप यकीन करें ऐसी खुशबू होती है कि इंसान का दिमाग मुअत्तर हो जाता है। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में इतनी खूबसूरती, ताकत और रियलिटी है। अच्छा, इन चीज़ों में केमिकल मिलाने की, जैसे आपकी चीज़ें आप बना रही हैं, ब्रांड है ये चीज़ें, इनमें केमिकल मिलाने की ज़रूरत पड़ती है या ये ऐसे भी प्रिजर्व हो जाती है? नहीं, ये कुदरत की चीज़ें जो हैं ये इतना लॉन्ग लास्ट करती हैं कि इसके लिए एक्सपायरी की डेट भी देना बेकार होती है। हाँ, वो एक्सपायर एज सच हमारी प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को यही कहते हैं कि इवन 2 साल तक हमारी प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए। उसकी भी बहुत अरसा है। हाँ, इफादियत ये है कि थोड़ी सी रखे रखे खदा वो हो जाती है, वरना उसका नुकसान कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे मेरी क्रीम्स हैं वो भी टोटल वो है हर्बल है, तो उसमें लोगों को कंप्लेन होती है कि जब आपने दी थी तो ये वाइट थी और अब तो ये ब्राउन हो change हो गई गया। कलर। मैं उनको बताती हूँ जो इंग्रेडिएंट्स है ना, जड़ी बूटियाँ अपने कलर छोड़ती हैं और यही उसके रियल होने की दलील है। और फिर हमारी प्रोडक्ट में ना खुशबू कोई ऐड नहीं होती, तो लोग कहते हैं ना प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते होंगे, है ना? नहीं, प्रिजर्वेटिव्स कुछ नहीं, कोई केमिकल ऐड ही नहीं करते हम, क्योंकि जहाँ केमिकल ऐड कर दिया तो फिर आपका हर्बल का फ़ायदा कुछ भी नहीं रह जाता ना। फिर वो उसका आप झूठ पे काम, मैं और हम लोगों का यही आपा का भी है, हम झूठ पे काम बिल्कुल भी नहीं है। जो है वो है, रियल चीज़ है, वो रियल है। माशाल्लाह 24-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हैं और रियल हैं तो इस्तेमाल हो रही है बगैर पब्लिसिटी।
नहीं अभी हम ये पब्लिसिटी कर देते हैं ना, ये तो करते रहे नहीं लेकिन वाकई अच्छा है कि और यहाँ पर देखें ना आपको कितनी ज़्यादा आसान चीज़ें बता देते हैं कि अगर आप इन्हीं का हर घर में कीनू आता है, हर घर में योगर्ट आता है। अच्छा योगर्ट की भी हम लोगों ने बात की, दही लगाने की तो हमने बात की, दही खाने से भी जो है वो कितना फ़र्क पड़ता होगा बालों में, आपकी स्किन में, चीज़ों में। दही खाने से इंसान जवान रहता है। दही के में ऐसे एंजाइम है जो इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देते, उसकी उम्र बढ़ती है दही खाने से। स्किन कभी लटकती नहीं है क्योंकि अंदर से वो आपकी बॉडी को क्लीन भी करता है और अंदर से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। जिन लोगों को मैदे का मसला रहता है, एसिडिटी रहती है, मैदे का कोई भी प्रॉब्लम है, सुबह निहार मुँह 4 चम्मच दही खा लें, डेली अपनी रूटीन बना लें, उनका मैदे का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा इससे। दही ऐसी चीज़, इसके अंदर जो दही के अंदर जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो आपके मैदे में जाके आपके मैदे को दोबारा रीजेनरेट कर रहे होते हैं, तो वो सारे अंदर जो जर्म्स, वो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे। तो यही वाली बात है कि हम टोटके आप करें, सारी चीज़ें करें, रेमेडीज़ करें, लेकिन साथ साथ अपने जो खाने पीने का ख्याल है उसको भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, खाए पिए तो नज़र आता है। अच्छा क्या हो रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे एक ये भी चीज़ सामने आई थी कि छोटे बच्चों को ना बार बार कहते हैं गंजा कराएं और उससे जो है वो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, चने में गंजा करा लिया। अब क्या कहते हैं कि छोटे बच्चों, जैसे छोटी लड़कियां हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उनकी न्यूट्रिशन जो है वो सारी वहाँ पे जा रही होती है, छोटे रखो बाल। अब मैंने देखा है छोटी बच्चियों के भी बाल बहुत बहुत बड़े होते हैं, तो क्या करना चाहिए? छोटे रखें छोटी बच्चियों के बाल या बड़े होने दें? न्यूट्रिशन जो है वो डिवाइड हो रही होती नहीं होती, मिथ है क्या है इसमें? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चों के बाल छोटे रखने चाहिए, क्योंकि कुदरत की तरफ से बच्चा जो अपनी डाइट ले रहा होता है वो बहुत तेज़ होता है उसका सिस्टम, तो सारी जो हेल्थ है वो बाल ले लेते हैं। बच्चों के बाल अगर माएँ बढ़ाना शुरू कर दें, ख़ासतौर से बच्चियों के, तो आप देखें कि विदिन 6 मंथ, विदिन ईयर, विदिन 1.5 ईयर, विदिन 2 ईयर्स अगर आप बच्चियों के बाल बढ़ा रही हैं तो उनके बाल कमर तक आसानी से पहुंच जाते हैं और माओं को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चियों की जो फिज़िकल हेल्थ है वो कमज़ोर हो जाती है। वो बच्चियों के अपनी आप देखिए कमज़ोर होंगी, सूखी होंगी, बाल उनके बहुत हाइट कम रह जाती है। तो ऐसी तमाम बच्चियाँ, तमाम माएँ, ये बच्चियों की बहुत खूबसूरती होती है, लेकिन आप कोशिश करें कि बच्चियों के बाल शॉर्ट रखें और जब माशाल्लाह बड़ी हो जाएं, सनी बलोगत के बाद आप बाल बढ़ाइए। कुदरत की तरफ से टेक्सचर होती है ना, बेसिकली स्कैल्प के ऊपर एक स्ट्रेंथ होती है, वो एक टाइम लिमिटेशंस होती है। अगर हम वो वक्त से पहले उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो स्ट्रेंथ आपकी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर ये है कि एक ज़ाहिर एक लिमिट आती है, तो वो जब यहाँ से फिर बाल जाना शुरू हो जाते हैं, आपके इसका फ्रंट एरिया जो होता है वो हल्का होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चियों को शॉर्ट बाल रखें और एक एज जो आती है 16 ईयर्स की एज आती है उसके बाद वो बढ़ाना शुरू कर दें अपने बालों को। जहाँ तक गंजा कराने का ताल्लुक है, बहुत अच्छा है और गंजा ज़रूर कराना चाहिए। और क्योंकि जितनी बार वो रेज़र उस तरह जिसे कहते हैं वो फिरता है, तो बच्चों की स्किन आपको पता है कि बहुत नाजुक होती है। जितनी बार वो फिरता है तो उससे जो स्कैल्प है उस पर उसकी डेड स्किन उतरती है। जब डेड स्किन उतरती है तो नए बालों की जड़ें फूटती हैं। अच्छा, मेडिकल साइंस कहती है जो जेनेटिकली आप ले आए हो फॉलिकल्स, बस उसी में से बाल निकलेगा, आगे नहीं निकलेगा। अब ये भी रिसर्च है, हमारी यहाँ जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल अलग है और नज़र भी आता है उससे फ़र्क। अब आप देखिए जो बच्चा हमारा लेटा हुआ होता है उसका पीछे का स्कैल्प बिल्कुल क्लियर होता है, चिकना होता है। माएँ परेशान होती है, नहीं होती है पूरी जगह। जब वो बार बार उस तरह कराते हैं वहाँ पे बाल आ जाते हैं। हमारा जो मज़हब है ना वो बहुत ऑथेंटिक मज़हब है। हमारे मज़हब ने हमें सब कुछ बता दिया। अभी पिछले दिनों हमने घुट्टी पर एक प्रोग्राम किया था, मैंने घुट्टी की इफादियत आपको बताई थी कि हमारा मज़हब इस बात की दलील देता है कि घुट्टी आप ज़रूर दें, क्योंकि घुट्टी पहली बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन दिया था। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यकीनन बच्चों के बालों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है और उनको क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, नशोनुमा की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, एक और चीज़ जाते जाते मुझे ज़रूर बताएगा, बच्चों के बालों को भी ट्रीट करने लगे। मैंने बहुत सारे लड़कों के भी और लड़कियों के भी, यानी छोटी बच्चियों की मैं बात कर रही हूँ, 6, 7, 8 साल के बच्चे, उनके बालों में देखा है अब हेयर डाइज हो रहे हैं, वो कलर स्ट्रीक चल रहे हैं ना, रेड करा लिया, ब्लू करा लिया, बच्चों के लड़कों के भी यहाँ से करा लिए। तो वो कहते हैं यार बच्चे इनके तो बढ़ जाएंगे, बाल ख़राब नहीं होंगे। होते हैं ख़राब, नहीं होते हैं, करा सकते हैं, नहीं करा सकते, क्या है हमारा? देखिए, चाहे किसी भी किस्म का प्रोसीजर हो, वो एक एज लिमिट से स्टार्ट होता है। छोटे बच्चों को आप जितनी जल्दी सब चीज़ों पे लगाएंगे तो बाल तो डैमेज होता है,
बाल छोटे का क्या बड़ों का भी डैमेज होता है जब हम अपने प्रोसीजर्स करवाने जाते हैं किसी भी किस्म का। मैंने अभी आपसे ऑफ एयर यही कहा था कि हम पार्लर्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने तो जाते हैं लेकिन हम मेंटेनेंस नहीं पूछते, जिसकी वजह से बाल और डैमेज होता है। तो छोटे बच्चे जाहिर है वो एक ग्रोइंग एज की तरफ होते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए। जाहिर ऑब्वियसली उसमें केमिकल है, तो बच्चों को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। एक एज लिमिट के बाद हमें यूज़ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ऑयल्स वगैरह हम बताते हैं, ऑयलिंग मस्ट होती है। ये जो हम कहते हैं ना कि नहीं जी ऑयल से कुछ नहीं होता, बच्चों के भी ऑयलिंग करें लाजमी, बिल्कुल करें, बच्चों के भी करें, क्योंकि ये भी एक फूड है, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑयल लगा के और मसाज वो वाला नहीं है कि इस तरह वाला मसाज करो। अब तो मसाज बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल आप अपनी फिंगर को जितना प्रेस करके आप मसाज करते रहेंगे वो आपकी एब्जॉर्प्शन होती रहेगी और मज़ा भी और चीज़ कि बच्चों को गंजा करा रहे हैं आप, उसके बाद उनके बाल ही नहीं आते। बहुत सारे छोटे बच्चों का ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत दिन के बाद आ रहे होते हैं, तो उसके लिए सर्वर पे कुछ लगाएं और प्रॉपर बस ऑयल कर दें उनके स्कैल्प पे। ऑयलिंग करें उस तरह फिरवाएं, ऑयलिंग करें। बच्चे इतना कमज़ोर नाजुक होता है, उसको यही चीज़ बहुत है, कोई आ जाते हैं बाल बच्चों। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रानिया आपा, आपने वक्त दिया, हमारा आपने वक्त दिया। बहुत सारे मसाइल और उनका हल हमने आपने जाना, लेकिन सब कुछ आपने नहीं करना। फिर हम कह रहे हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका इशू है, उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को अप्लाई किया करें और जो है वो खाने की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, लगाने से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। बात आखिर में कहना चाहती हूँ कि अभी बालों की ग्रोथ पर बात हो रही है, बच्चों की बात आई तो मैं बता दूं कि कुछ बच्चों के बाल स्कैल्प बिल्कुल चिकना है, बाल बिल्कुल नहीं है, तो खुदारा ये एलोपेशिया का मर्ज है और इसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। चलें ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि चेहरे को खूबसूरत और दिलकश कैसे बनाया जा सकता है। और जैसे कि हम देख रहे होते हैं कि जब हम विंटर सीजन का स्टार्ट होता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा केयर की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन जब भी ट्रांजिशन फेज़ आता है, किसी भी सीज़न टू सीज़न चेंज आता है, तो इस तरह आपकी स्किन भी चेंज हो रही होती है, आपके जो है वो हेयर कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, मौसम के हिसाब से जो है ना वो आपको केयर करने की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त हम बात करेंगे कि स्किन की ख्याल कैसे रखना है और अपने आप को फ्रेश कैसे दिखाना है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, अब गर्मी का सीज़न क्योंकि स्टार्ट होने वाला है, तो एक तो टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, रंग बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हाई सनलाइट में जब आप जा रहे होते हैं तो सनरेज आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। धूप में, गर्मी में, कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ, लड़कियाँ जो बाहर रोज़ाना निकल रही होती हैं, ऑफिस जाने वाली लड़कियाँ, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, ख्याल कैसे रखना है। सर्दियों में तो हम बहुत ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहे होते हैं, ख्याल भी रख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही समर सीज़न आ रहा होता है तो हम क्योंकि मॉइस्चराइज़र वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं हो रही होती, स्वेट हो रहा होता है, तो हम भूल जाते हैं। तो हमें कैसे अपना ख्याल रखना है, आज हम उस पर बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ होंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं खुर्रम? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे के बाद हम लोग उस चैनल में मिले थे और समझिए कि बड़ा ये चैनल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टूडियो था, बड़ा मजा आया आपके यहाँ स्टूडियो। मेरे तो दिल चाह रहा है कि वीकली जरूर एक प्रोग्राम करूँ कि ब्यूटी हेल्थ जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आए, आपका अपना शो है, आप चाहे वो जब दिल चाहे आ सकते हैं और आप बिल्कुल लोग पसंद भी बहुत करते हैं आपको खुर्रम। तो ये बताएं खुर्रम, अभी हम ये देख रहे हैं सीजन अभी चेंज हो गया ना, जी, तो अब गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं और खासा जो है धूप भी तेज निकलना शुरू हो गई है, तो इसमें स्किन टैनिंग बहुत होती है, रंग खराब होता है, डलनेस हो जाती है, ड्राइनेस वाला सीजन तो अब चला गया। बिल्कुल चला गया। अच्छा, लोग बड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा, गर्मी आती कहते हैं जी मुझे बड़ा पसीना आ रहा है, बड़ा चिपचिप हो रही है, कराची में खास तौर पे, तो वो अपना मॉइस्चराइज करना छोड़ देता है। और यंग एज में आप लड़कियों को, इवन लड़कों को आप देखें, यहाँ पे बहुत जल्दी रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन खुरदरी सी लगती है। अच्छा, वो जब चेकअप कराने आते हैं मैं देखता हूँ एक तो बहुत ड्राई हो रही थी। अच्छा, सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, इसी से रमशा आपकी बात से आगे बढ़ाएंगे कि होता ये कि नेट से ना आजकल कोई हाइलुरोनिक एसिड मंगा रही हैं लड़कियां, कोई ग्लाइकोलिक एसिड मंगा रही हैं, नियासिनामाइड, कौन से नाम है, नियासिनामाइड मंगा रही हैं, विटामिन सी मंगा रही हैं। अच्छा, वो कहती हैं जी गर्मी का मौसम आ गया है तो बस ये लगाएंगे तो एकदम से गोरे भी हो जाएंगे और स्किन भी बड़ी फ्रेश हो जाएगी। उससे क्या होता है, स्किन बिल्कुल, इतने केसेस आ रहे हैं, बिल्कुल बर्न हो जाती है। भाई नाइसिनामाइड भी बहुत अच्छा है, हाइलुरोनिक भी बहुत अच्छा है, ग्लाइकोलिक भी बहुत अच्छा है, एस्कॉर्बिक भी बहुत अच्छा है, विटामिन सी भी बहुत अच्छा है, मगर एक तनासुब में, भाई आप एक डिश पका रही हैं, आप पाए पका रही हैं, ठीक है, आपने उसमें एक तनासब से तेल डाला, घी डाला, सारी चीज़ें, अगर आप भर के उसमें 2 चमचे मिर्चें डालें, आप उसमें मुट्ठी भर के मिर्चें डाल देंगी तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो वो डायरेक्टली पूरे चेहरे पे लगा लेती हैं। वो समझती है जी गर्मी आ रही है, इससे एक तो स्किन हमारी ऑयली नहीं होगी, ठीक है, रंग बड़ा क्लियर होगा, और वही लगा के धूप में चली जाती हैं। तो आपकी वो समझती है, उसमें लिखा होता है कि जी सनस्क्रीन एडेड,
तो वो बिल्कुल बर्न कर देता है, बिल्कुल बर्न कर देता है। अच्छा, ये जो सिरम्स और ये जो चीज़ों के आप नाम ले रहे हैं इतने सारे, तो ये किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है खुर्रम? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करें? किसी क्रीम में मिला के करें? क्या इसका यूज़ क्या है असल? जी बिल्कुल करना चाहिए रमशा, बड़ा बेहतरीन चीज़ है, मगर एक किसको क्या करना है, हर एक के लिए हर एक चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपके चेहरे पे कोई ड्राइनेस है, किसी के मिलाजमा होता है, मिलाजमा कहते हैं झाइयाँ अक्सर आ जाती हैं, अक्सर लड़कियों के आती हैं टेंशन लेने से, पालक नहीं मतलब आयरन नहीं होता, प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, मर्दों में भी होता है, मर्दों में भी झाइयाँ बहुत होती हैं, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ बड़ा पैटर्न है, लड़के क्या करते हैं, खवातीन लड़कियाँ तो फिर भी कुछ थोड़ी समझदार होती हैं, कर लेती हैं, लड़के क्या करते हैं बेचारे सारा दिन धूपों में बाइक पे जा रहे हैं, मिट्टी, नाई के पास गए जी शेव बनवाने, बाल कटवाने, नाई कहता है कि मैं आपको एक ऐसा फेशियल कर देता हूँ आप बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, और खूब लिटरली तेजाब के 2-2 चमचे मिक्स करके और पूरे चेहरे पे आपके, लिटरली मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखिए एसिड जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर ये जो तेजाब होता है लिटरली तेजाब होता है, उसको लिटरली वो एसिड को वो उसमें मिक्स करते हैं और आपके चेहरे पे फेशियल करते हैं। आपने अक्सर लड़कों को देखा होगा बिल्कुल एकदम से गोरे, पहले क्या होता है आपका रंग सबसे पहले होगा, जब आप करेंगे आप बड़े खुश आएंगे, नाई के पास से आए वो रंग हो गया गोरा, फिर थोड़े दिन में वो हुआ हल्का सा गुलाबी, फिर हुआ वो लाल, फिर हुआ मरून, और फिर होना शुरू हो जाता है काले पक्के, अक्सर नीला नीला काला सा, बेचारे वो इतने परेशान हो जाते हैं लड़के के, बिल्कुल जलावा, और मुंह धोएंगे तो भी लगता है चेहरा कट रहा है। तो आप कभी भी इस तरह की चीज़ें देखें, आप सिंपल, अच्छा देखिए अगर आपको धूप का बड़ा इशू है, आप डॉक्टर से मशवरा करें, नहीं तो बड़ा थोड़ा मालूमात करके, एक तो लड़कियों के लिए क्या है गर्मी आ रही है, थोड़ा दुपट्टा आगे कर लें बाहर जाते हुए, अगर वो नहीं करती कैप पहन लें, ठीक है, लड़के भी कैप पहन लें, ठीक है। थर्ड, आप कोशिश किया करें कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, SPF 100 की ज़रूरत नहीं है, 30-40 हमारे लिए बहुत है, डॉक्टर से पूछ के लगाएं, ठीक है। थर्ड, पानी बहुत पिएं, प्यास लग रही है नहीं, कम से कम 12 ग्लास पानी पीने, ठीक है। थर्ड, आप भरपूर नींद लें 6 से 8 घंटे, और अगर आपको बहुत ही शौक है कि जी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप इतना मुश्किल भी हो जाता है आजकल, महंगाई है, फेशियल भी नहीं कराते, आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ें घर में बता रहा हूँ, आप क्या करें जी, आप उपटन लें, उपटन बाजार में आराम से मिल जाएगी, केमिकल वाली ना हो, सादा उपटन, ठीक है। उसके अंदर आप ऐड करेंगे जी, जितने आपने 2 से 2.5 चमचे टेबल स्पून उपटन ली, ठीक है, उसके अंदर आप ऐड करेंगे जी चुटकी हल्दी, ठीक है, 2 चमचे उसके अंदर डालेंगे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, उसके अंदर हिंट बिल्कुल चुटकी डालेंगे कैम्फर, काफूर, ठीक है, वो एंटीसेप्टिक होता है, और ऐड करेंगे थोड़ी सी उसमें क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे रेड चिलीज, लाल मिर्चें, अच्छा बिल्कुल रेड चिलीज, ठीक है, बिल्कुल हिंट, ठीक है, मिक्स किया, रोज वाटर, ग्लिसरीन और दूध, अर्के गुलाब, ग्लिसरीन और दूध में पेस्ट बनाया, पूरे चेहरे पे आपने लगाया, पूरा चेहरा ये नहीं है, चेहरा पूरा ये है, चेहरा, गर्दन, गुद्दी, कान और ये हाथ, ठीक है, नकल समेत, ठीक है, लगा के 5 मिनट आपने छोड़ दिया, बिल्कुल आप ठंडी जगह पे पंखे के आगे, AC के आगे बैठ गए, सादा रूम में बैठ गए, या कुछ नहीं है तो आपने क्या किया, अच्छी तरह से उसको ड्राई कर लिया, ड्राई हुआ जब, बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल वो ड्राई ना हो कि कड़क हो जाए चेहरे में, नहीं, बिल्कुल हल्का सा नमी सूखना शुरू हो जाए, बस आपने लिया और नीम गर्म पानी से अच्छी तरह से मसाज किया, थ्राइस अ वीक करें, आप देखें आपका चेहरा बिल्कुल ब्लेमिशेस, एक्नी, कील, महासे, तमाम चीज़ें। मैंने उपटन और ये लेमन वगैरह, ग्लिसरीन, रोज वाटर का तो सुना है, मुल्तानी मिट्टी भी, ये लाल मिर्च नहीं आई है इसमें, लाल मिर्च का क्या रोल है? लाल मिर्च होगी एंटीसेप्टिक, बिल्कुल हिंट होगी, एक तो चुटकी बिल्कुल चुटकी, एंटीसेप्टिक है, आपके चेहरे पे जो छोटे छोटे व्हाइट हेड्स आते हैं, ब्लैक हेड्स आते हैं, जो आप खींच के निकालते हैं, वो खुद ब खुद पॉप आउट हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो देखिए हर चीज़ एंटीसेप्टिक जो है वो एक तनासुब में है ना, आपकी क्वांटिटी ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किया उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दिया, अच्छा क्या करते हैं लड़कियां के जी, कोई अगर विटामिन खानी है, ठीक है, आपको खानी है बाल अच्छे करने के लिए या आपका रंग अच्छा करने के लिए, जैसे ग्लूटाथायोन की गोलियां होती हैं, उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो वो क्या करती है, जितने तनासुब में आपको खाना है, वो कहती है मैं अगर दिन में 2 खानी है, मैं 4 खा लेती हूँ, तो मैं जल्दी हो जाऊंगी। तो देखिए हर चीज़ का एक
तनासुब होता ये जो है। गोलियां हैं ग्लूटाथायोन की, हर कोई खा सकता है और कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए? क्या है आजकल तो हर जगह पे पॉपुलर है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत उसके बावजूद एक्सपेंसिव है। देखिए अच्छा मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली ग्लूटाथायोन जो है ना, अच्छा ग्लूटाथायोन है क्या? एक अजीब मिस्ट्री बनी हुई है जी। ग्लूटाथायोन गोरेपन के इंजेक्शन, पता नहीं अंदर से कोई गड़बड़ कर देंगे, कुछ भी नहीं, बड़ी सिंपल चीज़ है। ग्लूटाथायोन एक विटामिन है जो आमतौर पे 5 चीज़ों में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। तरबूज, कलेजी, पालक, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज और जितने भी जो जैसे फालसे और इस तरह के जो होता है ना बेरी टाइप चीज़ें, हाँ। उनमें होता है। ठीक है, बड़ा अच्छा विटामिन है। और ये खाने से क्या होता है, आपका रंग, रूप, खूबसूरती बढ़ती चली जाती है। अब ये नहीं कि हम लोग खाएंगे तो अंग्रेज़ बन जाएंगे, ज़्यादा खा लेंगे तो बिल्कुल रशियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप पाकिस्तानी रहेंगे और अपनी फैमिली के जो आपका माँ बाप का रंग है, जो आपके ख़ानदान का, उसी के अंदर आप निखरे निखरे नजर आएंगे। अच्छा, ग्लूटाथायोन अगर आप टैबलेट में लेते हैं तो वो इतना, क्योंकि जो ग्लूटाथायोन जब आप खाते हैं, जब आप तरबूज खाते हैं, जब आप फालसे खाते हैं, जब आप कलेजी खाते हैं, तो और चीज़ों के साथ मिक्स करके उनके अंदर शामिल होता है। ग्लूटाथायोन प्योरली आप ग्लूटाथायोन खाते हैं, वो बॉडी में जाती है और आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीट हो जाती है, कोई रिजल्ट नहीं आता। जितनी भी लड़कियां लड़के आप देखेंगे, चाहे 6 महीने से खाया हुआ है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं आया। तो उसका बड़ा अच्छा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा उसमें अच्छा रंग आए, खूबसूरती आए, तो आप ज़रूर वाइटनिंग इंजेक्शन, जो वाइटनिंग इंजेक्शन कहलाते हैं ग्लूटाथायोन के, उसके अंदर 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो वो अकेला ग्लूटाथायोन नहीं होता, ग्लूटाथायोन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कोलेजन होता है, उसके अंदर डिस्पर्स इन डिस्टिल वाटर होता है और विटामिन सी होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें लेके, अच्छा एक तो इंट्रावीनस यानी नसों के ज़रिए कोशिश करें कि ना लें, इंट्रामस्कुलर लें यानी मसल के अंदर। जब आप नसों में लेते हैं तो जब इंजेक्शन लगाया गया, ड्रिप लगाई, फ़ौरन बॉडी में जाता है, रिएक्शन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। और जो इंट्रामस्कुलर लगाएंगे वही डोज 8 घंटे में कतरा कतरा आपकी बॉडी में जाती है, तो वो अच्छा असर करती है। सही 8 घंटे लगते हैं इंजेक्शन? हाँ, ये अच्छा सवाल। देखिए, आप लगाएंगे तो आप चले जाएंगे, 8 घंटे में बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। भाई आपने खाना खाया तो 4 घंटे में हजम होगा ना। ये थोड़ी कि अब खाना, अरे यार 4 घंटे का। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जब हम लगाएंगे ना, वो तो 5 मिनट में लग जाएगा, मगर बॉडी में एब्जॉर्ब 8 घंटे में होगा। अब ये नहीं कि आपको डॉक्टर के पास 8 घंटे बैठे, नहीं नहीं नहीं, आप आराम से जाएं। और जो ये जाते ही बॉडी में जाता है ना, इंट्रा जो वेन्स में, नसों में लगेगा, वो लगते ही आपकी बॉडी में। टैबलेट खा रहे हैं लोग, तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन में कुछ लेना पड़ता है या वो आपने कहा ना एब्जॉर्ब नहीं होता? देखिए विटामिन सी वाला, मगर वो देखिए एक टैबलेट, देखिए जब इंजेक्शन आप लगवाते हैं डॉक्टर से, तो हर एक के लिए डिज़ाइन होते हैं ना, कि भाई कोई लड़की आई, कोई लड़का आया, कोई बड़े उम्र की खातून आई, या कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन के लोग आते हैं ना, तो वो आप हर उसके लिए आपको डिज़ाइन किया जाता है कि जी इतनी चीज़, इतनी क्वांटिटी में ये होगा, इतनी क्वांटिटी मिला के लगाते हैं। गोलियां तो सबके लिए है ना, एक ही डिब्बे में आ रही हैं। वो कोई बहुत गोरा भी खा रहा है, बहुत सांवला भी खा रहा है, बहुत बड़ी एज का भी खा रहा है, बहुत यंग एज का भी खा रहा है, तो वो हर एक, किसी तुक्का लग गया तो लग गया, वो 1 in millions होता है, या लाखों में एक को लग जाता है। ठीक है, तो वो इंजेक्शन में होता है, हर एक के लिए डिज़ाइंड होता है, वो आपके हिसाब से बनाया ये जाएगा। कितने टाइम तक जो है वो असर करते हैं वाइटनिंग इंजेक्शन जो है, कितने डोजेज वगैरह? क्योंकि तो इधर लगाते रहो तो आपका स्किन कलर मेंटेन रहता है, जहाँ छोड़ा आपने वो खत्म। ये बड़ा आपने बेहतरीन सवाल किया। अच्छा देखिए, जैसे एक बेसिक कोर्स होता है ना भाई, आपको ख्वांदा बनना है या प्राइमरी है, जैसे प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो आपने प्राइमरी में आपने 5 जमातें आप पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी में आप 10 जमातें, 12 जमातें पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह वो एक बेसिक एक क्राइटेरिया ये होता है। इसी तरह कम से कम 12 to 14 इंजेक्शन एक बेसिक कोर्स होता है। 12 से 14 इंजेक्शन का एक बुनियादी कोर्स होता है, जो लगता है हफ्तावार, वीकली भी हो सकता है, या 10 डेज़ में भी आप कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी होता है, 14 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते। ठीक है, और आप उसको 3 से 4 महीने पे ये मुहित होता है और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, फिर भी आप कहते हैं कि जी कोई लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तानीज़ हैं, वसीर लंदन से आ रहे हैं, कोई यूके से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई बरतानिया से आ रहा है, तो वो आते ही कहते हैं मेरे पास 10 दिन है, तो आपको डेली भी लग सकता है। ठीक है, अच्छा अब आपने 14 का इंजेक्शन का कोर्स कंप्लीट करा लिया। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको 2 महीने में, 1 महीने में एक बूस्टर डोज लगवाएं।
अच्छा, बहुत सारी आप सेलिब्रिटीज़ देखते हैं या बहुत सारी शौकीन ख़वातीन और हजरात होते हैं, तो वो मुस्तकिल लगवाते रहते हैं, ठीक है, मुस्तकिल वो उसको कंटिन्यू करते हैं, 100 भी लगा लेंगे। आप बहुत सारे लोगों को टेलीविज़न पे लोग देखते हैं जी 5 साल पहले था या थी जो भी, तो वो देखिए मेंटेन भी करते हैं ना, मेंटेन आपका ये स्टूडियो जगमगा रहा है, खूबसूरत है हर चीज़। अच्छा, आप इसे छोड़ दें, आप बिल्कुल ना इसकी सफाई हो, इसमें बच्चे आए उछलें, बिरयानी खाएं, मुक्के मारें सोफे पे, गंदा हो, ये लाइटें टूटी हुई हों, जाले लगे हों। देखिए मेंटेन एक दफ़ा एक चीज़ बन जाती है ना, बेसिक आपका खर्चा, आपकी मेहनत तो बनने के बाद होती है, मगर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है भाई। लोग कहते हैं ना, कराची को कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत शहर था, पेरिस ऑफ द ईस्ट था, आज आप देखिए मोइंजोदड़ो की टक्कर पे है। क्यों है? क्योंकि मेंटेनेंस जिस चीज़ की नहीं होगी उसका यही हाल होता है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको जी, मेंटेन करें, maintain वरना ये होता है तो कि जी आपने छोड़ा और देन फिर आप वही के वही खत्म नजर हो आ रहे गया, थोड़े बिल्कुल। टाइम के जी, बाद, बिल्कुल, 1-2 महीने तक तो बहुत ग्लोइंग घूम रहे, हाँ। और उसके बाद फिर वही खत्म। डल एंड डस्टी फेस लेके घूम और रहे। रमशद मुझे समझ भी नहीं आता, लोग कहते हैं कि जी क्या जी क्रीम है या फेस वॉश है सारी उम्र करना है। अरे भाई बिल्कुल सारी उम्र फेस वॉश भी करना है, टूथपेस्ट भी करना है, नहाना भी सारी उम्र है आखिरी सांस तक, और खाना भी खाना है। अब ये तो नहीं हो सकता, लोग पता है इस चक्कर क्या फेस वॉश आप ये दे रहे हैं, फेस वॉश या कोई भी फेस वॉश ये हमेशा करते रहना पड़ेगा, नाइट क्रीम हमेशा लगानी है। मैंने कहा देखें, खाना भी आपको आखिरी सांस तक खाना है, ठीक है, नहाना भी है, दांत भी डेली साफ करने, चाहे 200 साल उम्र हो जाए, ठीक है। तो ये सवाल सुन के कभी कभी मैं उछल सा जाता हूँ बड़ा। से बस भी डिटेल ले लेंगे हम, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से, चेहरे को हसीन और दिलकश कैसे बनाया जा सकता है, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना डे एंड नाइट क्रीम्स का बड़ा रोल होता है। और जैसे अभी आप बार बार कह रहे हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा कि वो चूज़ करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखें। चले पहले ये बता दें, फिर नेक्स्ट। बिल्कुल, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक के लिए हर क्रीम नहीं हो सकती, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। देखिए जैसे मैं एक आपको मिसाल दूँ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से, कि देखिए अगर आप चावल की डिफरेंट फॉर्म बना रहे हैं, आप पुलाव भी पका रहे हैं, आप बिरयानी भी पका रहे हैं, आप आलू के चावल भी पका रहे हैं, ठीक है, चावल तो सब में है, ठीक है, मगर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो हर एक के लिए स्किन सबकी बुनियादी तो एक ही है, एक बुनियाद तो एक है, मगर उसके अंदर थोड़ा सा एक माइनर नहीं कहेंगे, एक मॉडरेटली थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो उसको मेंटेन करना बड़ा लाजमी है। अगर आप एक ही चीज़ हर एक को कर देंगे, आप तुक्का चल जाए, मगर इवेंचुअली बिलाखिर वो बहुत जाके आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर एक के हिसाब से क्रीम होना चाहिए, और एक चीज़ होती है कि एक अरसे तक करना चाहिए, फिर उसके बाद चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जिम में भी रोज़ाना एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी यूज टू हो जाएगी, असर ही नहीं होगा, आपको उसको ऊपर नीचे करना, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है और आपके हिसाब से, ठीक है। ये नहीं कि आपने नेट पे पढ़ा। अच्छा मैं आपको बताऊं, चलो क्रीम विटामिन तो छोड़ो, विटामिन तक का, वो इंजेक्शंस तक का ये हाल है, वो डिब्बे नेट से ख़रीद के ख़वातीन कोई। अच्छा एक तो ये हो गया है कि जैसे कोई फूड चेन्स होती है ना, उसी तरह डॉक्टर्स को अब लोग लेते हैं। मैंने देखा कोई डील चल रही है आपकी, लोग ये सवाल करते हैं कोई डील है आपकी इंजेक्शंस की, कोई वाइटनिंग की डील चल रही है, मतलब कि इतने में इतने लगा दें तो इतने फ्री, या उतना वो वैसे चलती है ना, अक्सर मैंने देखा है स्किन क्लिनिक्स पे ऐसे लगा रहे होते हैं लोगों ने, फ्लायर्स आ रहे होते हैं फेसबुक वगैरह पे। बिल्कुल सही कह रही हैं रमशा, पता है वाइटनिंग इंजेक्शन के साथ स्किन पीलिंग फ्री, पीआरपी के साथ ये फ्री वो फ्री, तो ऐसा दे रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा, आपने मेरे दिल के करीब सवाल कर लिया। देखिए ये ऑथेंटिक लोग अब बहुत कम हो गए, बहुत ही कम। मैं अपने आप को नहीं कह रहा, किसी के, हर फील्ड में ऑथेंटिक लोग बहुत हो गए, चीट्स बहुत हैं। आपको खुद देखना है, बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं, आप देखें कि बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं स्किन केयर के, 5-6 नामों से बड़े मशहूर हैं। आप वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, आपको डॉक्टर मिलेंगे भी नहीं, वहाँ कुछ ख़वातीन होंगी, कुछ हजरात होंगे, कोई फिजियोथेरेपिस्ट होंगी ख़वातीन, कोई पार्लर में काम करती होंगी, कोई ऐसी उन्होंने सोचा कि जी कोई काम कर लेते हैं, लड़के हैं कोई ऑर्थोपीडिक में यानी हड्डियों के डॉक्टर के साथ उनके असिस्टेंट हैं, वो आपकी पीलिंग करेंगे, वो आपका पीआरपी करेंगे, वो आपको वाइटनिंग इंजेक्शन लगाएंगे। उनको पता, ये कोई मैकेनिकल चीज़ थोड़ी है। और ये स्किन देखिए, अच्छा पहली बात ये स्किन कोई डेड चीज़ नहीं है,
जैसे आपका जिगर, फेफड़े, गुर्दे हैं, उसी तरह ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है। ये जिंदा है, ये सांस ले रही है। अच्छा देखिए, मैं एक आपको बड़ी एक छोटी सी मिसाल, हमारे यहाँ लोग उसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं, ये इस्लाम को बिल्कुल अलग कर देते। देखिए आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। देखिए अगर आप कुरान को देखें बड़ा साइंटिफिकली, कि देखिए वो जो एक बताया जाता है कि जब हमें सज़ा दी जाएगी, जो भी क्रिमिनल्स हैं, तो उनकी बार बार खाल उतारी जाएगी और फिर जो बिल्कुल बर्न हो जाएगी दोबारा चढ़ाई जाएगी। अच्छा, क्योंकि तकलीफ खाल में होती है। अब जब जलते हैं हम तो खाल में तकलीफ होती है, गोश्त में नहीं होती। तो ये इसका मतलब है तकलीफ किसको होती है? जो जिंदा है, ठीक है। तो ये जिंदा है। लोग क्या करते हैं जी, इस सेंटर्स में जाते हैं, वो आते हैं, वो मैं उनके पास गई थी या गया था, उन्होंने मैं ट्रीटमेंट किया। मैं कहता आप प्रिस्क्रिप्शन तो दिखाएं। प्रिस्क्रिप्शन तो कोई नहीं, उन्होंने एक जैसे फ़र्ज़ करें कि एक डॉक्टर का मैं इंशाल्लाह ला के दिखाऊंगा, एक लेटर हेड होता है, उसमें हर चीज़ आपका नाम, डिग्री, क्वालिफिकेशन, वो सादे पर्चे पे लिखते हैं दवाई, ठीक है। और वो कहते हैं अक्सर तो वो डॉक्टर नहीं, वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं आप इसकी तस्वीर ले लें, आप लेके ना जाएं, आप व्हाट्सएप पे, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आप तस्वीर ले लें इसकी, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ दवाई। भाई डॉक्टर तो ये होता है, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया और वो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं। आप चाहे आज, क्योंकि वो क्वालिफाइड लोग नहीं होते, वो सिर्फ देखिए ये वो समझते हैं कोई एक मशीन चलाना, भाई कैमरा है, ये चल रहा है, कैमरा एक मशीन है, ठीक है। मगर मैं और आप लेके खड़े हो जाएं तो हम क्या रेड मारेंगे कि कैमरा लेके उल्टा सीधा घुमा तो देंगे, रिजल्ट क्या आएगा? एक टेक्निक है ना, उसको सीखा जाता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन से फेस पे कौन सा अपर्चर जाएगा, कौन सा एंगल होगा। मैं और आप लेके खड़े हो जाएं कैमरा और मैं क्या बना देंगे, क्या से क्या कर देंगे। मैंने कोई यूट्यूब की वीडियोस की हैं ना, तो वो कैमरा उनको चलाना नहीं आता, तो आदमी क्या से क्या हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप डॉक्टर पहले देख लें कि वो डॉक्टर हैं कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग डॉक्टर अपने नाम के साथ लगा रहे हैं। पहली बात, डॉक्टर, एक तो डॉक्टर होना मस्ट है। डॉक्टर के लिए MBBS मेरा ख्याल है हर कोई जानता होगा, वो ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ये है कि वो डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हैं। थर्ड, आपने देखा कोई अगर आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है या हकीम है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप उनके पास जा रहे हैं और आपको सूट क्या करता है। कॉलर भी है, वो भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सारा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम सारा जी, फरमाइए। अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब से सवाल है कि मोस्टली ऐसा होता है कि लाइक नोज के अराउंड ना मीलिया स्पॉट्स कहलाते हैं, जो कि वाइट कलर की आउटग्रोथ होती है। इसकी क्या इलाज क्या है इसका? बिल्कुल, कैसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल बता रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने बताया कि मीलिया, MILIA, ठीक है, ये आउटब्रेक्स होते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, बिल्कुल मार्बल, बिल्कुल वाइट रंग के होते हैं। और उसको अगर आप, बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं, स्कैल्पल से सैलून में जाके उसको निकलवाती हैं, एक चीज़ी सा मटेरियल बाहर आता है। कभी भी ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि उसको आप मुस्तकिल लगाने से आपको, जब आप बार बार निकालते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन होती है सीबम आपके चेहरे पे, तो उससे आपके खड्डे पड़ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लड़कियों के लड़कों के खड्डे। तो पहली बात ये है कि आप एक तो क्लिनजिंग करें। क्लिनजिंग क्या करें? नॉन एल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। 3-4 अच्छी कंपनीज के होते हैं, एक्वा कलर में होते हैं। आप ट्वाइस अ डे अच्छी तरह से कॉटन वूल डैप करें और पूरे चेहरे की सफाई करें। रोज़ वाटर का स्प्रे करें। और एक क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्ती है, और आप नहीं मिले तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर टी ट्री ऑयल, प्रिटी ग्लो, PRETTY-GLO। इसके अंदर क्या है? 3 चीज़ें। इसके अंदर है पेपरमेंट ऑयल, ठीक है, इसके अंदर है टी ट्री ऑयल, और इसके अंदर है एस्कॉर्बिक एसिड। तीनों को आपने मिक्स किया, मतलब तीनों उसी के अंदर हैं, और आपने वो क्रीम ली ट्वाइस अ डे, और पूरे चेहरे पे 2 से 3 मटर के दाने लिए आपने, अच्छी तरह से इसको मैश किया, और पूरे चेहरे पे, सिर्फ ये नहीं कि मीलिया, जब भी आप कोई क्रीम या ट्रीटमेंट करें चेहरे का, सिर्फ ये नहीं कि आप टारगेटेड हिस्से को करें, सही है, सिवाय हिरसूटिज्म के, जहाँ पे गैर ज़रूरी बाल, आपको सिर्फ लिमिटेड एरिया पे वो टारगेट करना है। मगर बाकी मीलिया हो, मेलाजमा हो, एक्नी हो, पिगमेंटेशन हो, झाइयाँ हो, डार्क सर्कल, इवन डार्क सर्कल की क्रीम जो है वो आप पूरे चेहरे पे लगाएं, ठीक है। क्योंकि आपका डार्क सर्कल की अगर आप क्रीम लगाते रहेंगे तो ये बहुत लाइटन अप हो जाएगा। थोड़ा तो डार्क होना चाहिए ना, ये नेचुरली है। तो वो आप ये चीज़ आप पूरे चेहरे पे लगाएं, और अर्के गुलाब का स्प्रे करें, सैलिसिलिक एसिड से फेस वॉश करें, और हमें 14 दिन के बाद होता है। मीलिया आहिस्ता आहिस्ता जाता है, आपकी बॉडी में टेंडेंसी होती है ये प्रोड्यूस करने की, तो कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। खुद छेड़े नहीं, खुद खींच के ना निकालें, खुद दबाएं नहीं, ठीक है। मीलिया में आउट ग्रोथ भी तो जाती है नोज वगैरह पे, इस तरह यहाँ पर भी वाइट सा
अच्छा, वो जो आप कह रही हैं रमशा, वो अगर क्या है? मैं समझ रहा हूँ, वो होते हैं प्लेन वॉट्स, अच्छा, वो होते हैं मस्से टाइप, छोटे 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 उभरे हुए ना। एक तो वाइट हेड्स होते हैं, एक मीलिया होता है, एक प्लेन वॉट्स होते हैं। अच्छा, जैसे मस्से आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे होते हैं, लोग क्या करते हैं कि जी उसका बड़ा अच्छा इलाज है, ट्रीटमेंट होता है। लोग कोई घोड़े का बाल बांध रहा होता है कि घोड़े का बाल बांधेंगे वो मस्सा निकल जाएगा, ठीक है? नहीं, इन्फेक्शन हो जाता है बिल्कुल। कोई वो पान की डंडी में चूना लगा के ऐड करते हैं कि जी उससे हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। पूरा ट्रीटमेंट उसका लाजमी है। कभी भी आप ये देखिए, तुक्के जो होते हैं ना, घोड़े का बाल बांध दिया, चूना लगा दिया या कोई चीज़ें, कभी तुक्का तो चल जाता है, ठीक है, मगर इवेंचुअली आपको बिलाखिर तो नुकसान देता है ना। कोई ऐसे शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वो बड़ा कॉमन चीज़ है। 3-4 वो, अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि मीलिया है या वाइट हेड्स हैं या कॉमोडोन्स हैं या फिर प्लेन वॉट्स हैं। तो हर एक की आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो बहुत ज़रूरी है ना जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, अभी हम सवाल से पहले बात जी। कर रहे थे कि हम स्किन केयर की जब हम बात करते हैं तो डे एंड नाइट क्रीम्स जो हैं वो कितना हद तक कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको चूज़ करते हैं। जैसे आपने बताया कि शुरू में हम बात करते हैं हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, नस्वाइड यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ एसिड्स बेस भी अब क्रीम्स आ गई हैं, तो चूज़ करते में किस चीज़ का ख्याल रखें आप? बिल्कुल, देखिए एक तो डे आप और कभी- नाइट क्रीम्स में। हाँ बिल्कुल, देखिए आप कभी भी ना टीवी के एड्स देख के, या देखिए बेसिक चीज़ें तो सही है कि आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस वॉश वो कभी चल जाता है, मगर कोई डे नाइट क्रीम आप हमेशा एक कंसल्टेशन ज़रूर डॉक्टर से ले लें अपने स्किन के हिसाब से, और फिर आप वो लगाएंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं लगानी चाहिए, आप उसको ज़रूर मतलब जो है उसको कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप हर चीज़ को पैच टेस्ट करें, वो पता नहीं चलता, क्योंकि देखिए अक्सर डॉक्टर कहते हैं कोई चीज़ होती है बहुत ज़्यादा हार्श हो, ये स्किन जो है हाथों की जिल्द और चेहरे की जिल्द बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि जी अपने डॉक्टर से एक ज़रा मशवरा ले लें कि आपको कौन सी डे क्रीम नाइट क्रीम सूट करेगी, या इस तरह का डॉक्टर आपको एक कॉम्बिनेशन बना देंगे कि जो सुबह दोपहर रात आप आराम से लगा सकती हैं, और मर्द भी लगा सकते हैं, मर्दों के लिए भी डिफरेंट होता है, मर्दों की स्किन डिफरेंट है, ठीक है, और एज ग्रुप में डिफरेंट है, बच्चों के लिए अलग चीज़ है, और थर्ड चीज़ है कि ये हाथ पैर बॉडी और स्किन की जल्द बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल बेबी तो स्किन है। हाथ और पाँव का भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है ना साथ साथ। बिल्कुल, हाथ पैर का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप कोशिश करेंगे इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए कि जब पूरा चेहरा गर्दन हाथ पे मिला के लगाएं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जब हम ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन करते हैं तब भी क्रीम लगाना लाजमी है, क्योंकि देखिए ये तो हमने जब आप ग्लूटाथायोन का करते हैं पूरी बॉडी के लिए है ना, क्लियरिंग होती है, वाइटनिंग होती है, तो ये तो हमारा बॉडी कवर्ड है। अच्छा, ये जो हिस्सा खुला हुआ है, चेहरा गर्दन हाथ पैर भी खुले होते हैं, तो ये एक तो सूरज, डस्ट, अभी हम स्टूडियोज में बैठे हैं, लाइटें, या घर में भी बल्ब जल रहे होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, तो ये आपको रेज मुस्तकिल लगती रहती है, तो इनके लिए क्रीम बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल अपना ख्याल रखें, और जो टिप्स आपको डॉक्टर खुर्रम ने दिए उनको ज़रूर जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि आपको प्रोफेशनल हेल्प की तो ज़रूरत यकीनन होती है, और जैसे बार बार कह रहे हैं कि स्किन बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो जो टिप्स आपको मिली ज़रूर अप्लाई करें और हमें ज़रूर बताएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम रशीद फॉर कमिंग इन द बड़ा शो। मज़ा आया, फिर बहुत। बुलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला। तो हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो बॉडी फिटनेस है, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे करना है और जो है वो आपने निखरे निखरे कैसे नज़र आना है, तो साथ साथ तमाम चीज़ें जो है ना वो मैटर कर रही होती है लाइफस्टाइल के ऊपर। आपके बॉडी के में अंदर जो भी आप ले रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो है उनको किस तरह से पूरा कर होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही होते हैं। और आपने अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रखना है, आपने फिट कैसे रहना है, आज हम उस पर बात करेंगे कि जो एक्सरसाइज है वो कितनी हद तक इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कितना भी कुछ चेहरे पर लगा लें, अगर आप अच्छी नींद ना लें, आपका खाना पीना अच्छा ना हो, आप वॉक ना करें, आप हेल्दी ना लें, आप खुशगवार फ़िज़ा में सांस ना लें, आपका मूड अच्छा ना हो, तो आप अच्छे नज़र नहीं आ सकते। तो साथ साथ इन तमाम चीज़ों में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि आप डेली एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं, आप अपनी बॉडी का ख्याल किस तरह से रखते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि आपको खुद को फिट रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और बॉडी का ख्याल कैसे रखते हैं, बॉडी को शेप कैसे करते हैं, उसको टोन कैसे रखते हैं। बेली फैट एक बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन के अंदर भी, मर्द हज़रात के अंदर भी, कि जो अगर बढ़ जाए तो उसका कम करना बहुत एक मुश्किल टास्क होता है। तो कैसे हो सकता है, बेसिक फिटनेस का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनमें शाइस्ता अकील हैं, आप फिटनेस ट्रेनर हैं, और साथ साथ
सब्तैन हारून भी हैं, आप भी फिटनेस ट्रेनर हैं, दोनों को वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम शो में। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जैसे भी मैंने कहा कि हम जो है ना जब फिटनेस की बात करते हैं तो अभी हमारा जो पिछला सेगमेंट चल रहा था उसमें बात कि अच्छी स्किन, अच्छा ख्याल कैसे रखना है, खाना पीना, गोरा काला, नाइट क्रीम भी लगा रहे हैं, डे क्रीम भी, लेकिन अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी फिट नहीं है, तो कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करती, आप कितना ही कुछ लगा लें। तो कैसे अपनी बॉडी का ख्याल रखें? देखिए बहुत ज़रूरी है, एज हेल्थ के लिए हमें एक्सरसाइज करना, वॉक करना बहुत मैटर रखता है, क्योंकि स्किन पे कब तक लगाएंगे कोई चीज़, जो नेचुरल चीज़ आएगी वो तो कुदरती तौर पर आएगी। तो उसकी सबसे अच्छी बुनियाद यही है कि आप जिम ज्वाइन करें, वॉक करें, डाइट का ख्याल रखें अपना। ज़रूरी नहीं है कि डाइट में हम रोगनी चीज़ें खाएं, हम हेल्दी खाना भी खा सकते हैं और नॉर्मल पोषण कंट्रोल करके भी खा सकते हैं और इस तरह अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, जब ये बात आती है ना कि मेंटेन करना है और डाइट का ख्याल रखना है, तो हम ये समझते हैं कि बस आपने अब डाइट का लफ्ज़ आ गया तो खाना पीना छोड़ देना है और हम दुबले भी हो जाएंगे या जो है ना बहुत अच्छा बॉडी टोन भी कर लेंगे। इसमें किस चीज़ का रोल ज़्यादा होता है? बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, ये मिसकंसेप्शन है एक, क्योंकि डाइट डजंट मीन कि आप फास्टिंग पे चले जाएं, भूखे रहना शुरू कर दें। आप यहाँ पे अपनी हेल्दी मील्स रखें और ज़रूरी नहीं है कि इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाएं कि आपकी ज़िंदगी अजियत में चली जाए। तो आपने हेल्दी फूड की चूज़ अप करना है कि यार मुझे दलिया खाना है, अंडे खाने हैं, मुझे गोश्त खाना है तो बिरयानी में नहीं खाना, वो कौरमों में, निहारियों में नहीं खाना। वो एक हेल्दी फूड इंटेक करनी है कि जिसमें लो इन ऑयल हो, अच्छा एक हेल्दी कुक फूड हो, स्पाइसेस यूज़ करें, इट डजंट कंसर्न विद द स्पाइसेस। अच्छा, हमारा ये पहला सोच यही आती है कि जब डाइट मीन्स के बॉइल्ड फूड और विदाउट स्पाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो कंसर्न विद द स्पाइसेस, क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मल लोगों खाना को भी खा सकते हैं। अगर आप एक रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी रखें। सही। अब लोग समझते हैं कि शायद हम पूरे दिन भूखे रहकर रात का खाने, हालांकि सबसे बेहतर है कि आप कोशिश करें कि जो डिनर है ना आपका 7 से 8, दैट्स इट। सही जी। भी बिल्कुल, ये टाइमिंग्स मैटर करती हैं और पोर्शंस बिल्कुल मैटर करते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है यार हल्का फुल्का नाश्ता हो, ठीक है, और दोपहर में या रात में कुछ अच्छा खाएंगे, जबकि ये उल्टा है। क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि हम पूरे दिन सर्वाइव करें। और फिर उसके बाद जो लंच है हमारा वो थोड़ा कम पोर्शन हो, डिनर जो और कम पोर्शन हो, उसमें कार्ब्स की इंटेक कम हो। हम यहाँ पे कार्ब्स लेके रात को सोते हैं और उसकी वजह से हमारे बेली के ऊपर आपकी बात से लेट इत्तेफाक नाइट करूंगा। खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसा ही है कि सारा खाना तो यहीं पे पड़ा होता है। पड़ा रहेगा। और बाकी में सही कह रहे हैं कि काफ़ कोशिश करें कि आप 7-8 तक, बल्कि शाम तक ही इसको स्टॉप कर दें, क्योंकि वो बेली आपका कहीं भी स्टोर करेगा। जो कार्ब जो है ना वो क्योंकि आपकी बॉडी पे न्यूट्रिशन का बहुत कंसर्न है कि जो न्यूट्रिशन इंटेक कर रहे हैं आप वो मैटर करते हैं, वो किस हिसाब से कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कर अच्छा, रहे हैं। ये कहना तो बड़ा आसान लगता है कि अब जी 7 बजे आपका लास्ट मील क्लोज हो जाए, क्योंकि अमूमन कराची वाले सोने के बहुत ही मतलब सुबह में अर्ली भी जाना होता है, तो लाइक 1-2 बजे तक तो नॉर्मल टाइम है, और आप 7 बजे खाना फिनिश कर लेते तो आपको जो है ना बिस्तर पे जाने से पहले याद आता है कि 12 बजे आप सो ही नहीं पाएंगे अगर कुछ ना खाया। मैं तो वापस फ्रिज में कराची हो या कोई भी शहर हो पाकिस्तान के, उसमें यही है कि एवरेज के लोग जो सो रहे होते हैं 1 बजे 2 बजे या 12 बजे, 12-1 बजे इज अर्ली स्लीप। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है नाउ डेज। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसमें यही है कि अगर आप अपना जो भी डिनर दोबारा भूख लग जाए तो क्या करें, वो उसमें कुछ हेल्दी स्नैक्स को रख लें। और चिकपीन्स हो गए, कुछ लाल लोबिया हो गया, प्रोटीन्स बेसिक्स ले सकते हैं, चिकन हो गया, टिक्का हो गया, ऐसे। मगर ये नहीं कि इसको यूटिलाइज भी करना, 1 से 1.5 घंटा पहले भी ले सकते हैं आप ये चीज़ें। बिस्किट्स ले लें अगर ऐसी जिसमें आपको पता है कि कैलोरीज कम होगी, लेकिन ये नहीं कि पेट भर के खाना खा के फिर आप बिस्तर पे चले जाएं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इंटेक करनी सोने से पहले जो कि आपको फुलफिल कर दें। आपको कोई भी ऐसे स्नैक्स हो गए, जूसेस हो गए, ठीक है, शेक्स हो गए, स्मूथीज़ हो गई, वो आप रात में इंटेक कर लें, कोई मसला नहीं। बट ये है कि टाइम डज मैटर। आप रात में सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले आप सारा कुछ फिनिश करके अपना वाइंड अप करके फिर आप गो टू योर बेड। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जो अमूमन लड़कियां हैं उनको तो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, और जैसे हमने बात भी कहा कि बैली फैट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जो है वो शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा वेट आता है, बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है, पाँवों पे हम देख रहे होते हैं थाइज़ वगैरह हो, तो उनको कैसे टोन कर सकती हैं और उनके लिए क्या किस तरह की
वो आप हमें डेमो भी बताइएगा एक्सरसाइजेज में, लेकिन क्या करना देखिए पड़ेगा? पहले तो एक आपका पोज बहुत मैटर रखता है। खवातीन का जो इश्यू है ना वो ये है, स्ट्रेट नहीं है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जो आपका पोजिंग ही खराब हो रही है तो वो डायरेक्ट स्टोर कर रहा है ना फैट। मोबाइल चलाने में भी तो कितना बहुत बिल्कुल। खराब, हर वक्त यूं यूं बैठे। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी घर में आप कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी उसमें। और ये है कि और बेली फैट का भी यही आ गया कि पानी पी रहे हैं खाने के बाद, खाने के बाद, हाँ लेट बहुत रहे हैं। ज़्यादा। और वही बात आ गई कि आप जो फैट वाली फैटी चीज़ें लेंगे तो वो ज़्यादा है आपको कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करेगा आपकी बॉडी में। तो उसको यूटिलाइज करें, खाएं आप, लेकिन यूटिलाइज करें। अब उसको किस तरह करेंगे, वही बात आ गई एक्सरसाइज के थ्रू। खवातीन कहती हैं हम सारा दिन तो काम कर रहे होते हैं, सारा दिन भाग दौड़, यूटिलाइज हो जाता है सारा यहाँ खाना। से थक रहे होते हैं वो। हम यहाँ से रिलैक्स होके जब करेंगे ना कोई काम तो वो अफेक्ट भी करेगा। नहीं, लेकिन एनर्जी तो उनकी कंज्यूम हो रही, सारा दिन किचन में होती हैं, भाग दौड़ रही होती हैं, बच्चों के पीछे भी होती हैं। उमूमन खवातीन का ये कहना होता है कि हम तो कहाँ बैठ रहे हैं, पूरा दिन तो यूटिलाइज हो रहा ये है। बात हो गई ना, मैंने आपसे कहा कि उठना बैठना, जब तक हम यहाँ से रिलैक्स नहीं है ना माइंड से, कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं होगा। एक जिम जा रहा है तो उसका सारा काम जो है ना आपका माइंड दिमाग का है। आपको पता है आप जिम जा रहे हो, आप वॉक करने, जो आपको 100% पता है कि मैं वेट कम करूँगी अपना। खाना पका रहे हो वो डिप्रेशन है, उसे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी बेसिकली। तो यहाँ से अगर आप अपने आप को जो काम पे लेकर आएंगे ना तो वो आपकी बॉडी पे बहुत अफेक्ट करता है। आप लाख कहते हैं, मिसाल तो हम फिर मासी की भी दे सकते हैं कि वो इतना काम करती है लेकिन वो थक रही है। हमें मासियाँ तो थकना बड़ी थोड़ी फिट है भाई, मासियों को आप देखें वो कितनी स्किनी होती है और जो है ना उनकी बॉडी कितनी टोन्ड होती है। पोछा सबसे लगाना अच्छा होता है ना, मॉर्निंग अच्छा होता है ना। देखें उनकी रूटीन, आप देखें सुबह सुबह उठती उठना, हैं, ये हाँ। चीज़ इनकी बहुत मैटर रखती है। ये चीज़ें। एग्जैक्टली फिटनेस अच्छा, का हम ये डायरेक्टली बात तो करें, कंसर्न है लेकिन आपकी उनका- लाइफस्टाइल से। उनका एक और कितना चीज़ भी डिसिप्लिन्ड है। होना चाहिए। एक तो वो सुबह जल्दी उठती हैं, सब अपने कामों पे निकलती इट्स हैं, आउट पूरा दिन ऑल काम अबाउट करती हैं। डिसिप्लिन। चलना। और उनका भी वॉक है, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बैठ के को काम करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ उनमें मैंने देखी है कि उसमें ये होता है कि उमूमन 7-8 बजे उनका जी खाना हुआ एंड देन फिनिश, बस अब खत्म। उनकी क्योंकि लाइफ- सुबह उनको जल्दी, जो आप लोग बात उनकी कर रहे हैं, लाइफ हाँ। डिसिप्लिन्ड है रादर देन द नॉर्मल पीपल्स, ठीक है। Yes, बिल्कुल ये सही उनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है। अगर हम उनको देख के फॉलो अप करना शुरू कर दें तो बिल्कुल ज़्यादा ऐसे। बेहतर हो जाएंगे। हाँ। अगर मैं खवातीन की बात करूँ, लेकिन और अच्छा, मर्दों- इसमें मैटर करता है कि मेल और फीमेल जो एक्सरसाइजेज हैं और वर्कआउट हैं, न्यूट्रिशन इनटेक है, वो काफ़ी डिफरेंट होंगी। अब ये मर्दों की, जैसे खवातीन की आपने बात की, मर्दों में क्या हो रहा है, मर्दों को उमूमन जो है वो बॉडी बनाना है, उल्टा है ना हिसाब। और जी एब्स भी चाहिए और जी मसल भी हो जाए, फूले फूले बॉडीज हो जाए, और 4-5 महीनों में जी बिल्कुल हल्क बन जाए वो चाहते हैं। नहीं, सालों में मैं कैसा होगा इससे ऐसे? आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि हर किसी के अपने डिजायर्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं वी जस्ट नीड टू मेंटेन अवर सेल्स, और बहुत सारे लोग होते हैं हाँ जी हमने बॉडी शॉडी बनानी है, ये वो करना है। बट इसमें मैटर करता है कि सामने वाले की डिजायर्स क्या हैं, उसकी सोच क्या है, उस हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं कि यार उस हिसाब से उसको गोल अचीव करवाएं, उसके वो चाहता क्या है। अब ये जो गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक अच्छी बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं, बेली फैट का इशू तो हर किसी के अंदर है, मर्दों के अंदर भी, क्योंकि हम बैठ कर ज़्यादातर काम कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में। उसको क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं? और साथ साथ जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं कि हम डाइट कंट्रोल की तो इनटेक माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं कि उसके बाइज जो है हमारे ये लोअर बॉडी फैट आना शुरू हो जाता है। ये एशियंस के अंदर हैं। आप यहाँ से चले जाएं, दूसरे ममालिक में चले जाएं, कभी भी आपको लोअर बॉडी फैट नहीं मिलेगा। लोअर बॉडी भारी, हाँ फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा बेइंतहा इंटेक ठीक है यहाँ और पर जितनी भी यहाँ पे हमारे ये रोगनी सालन और ये खाने बिरयानी है बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत डिलीशियस होती हैं, बट कंट्रोल्ड हों। ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक खा रहे हैं एज अ चीट मील, ठीक है, सो इट्स फाइन। वो भी तो क्वांटिटी। नॉर्मल does मील matter. क्या होगा फिर जिसमें कार्ब्स आप लोग किसको कहते हैं, किन चीज़ों में ज़्यादा कार्ब्स मैं जो आपको कह रहे हैं ना इसमें बेली फैट गिनवाता के लिए अच्छा हूँ। नहीं है? देखें, इसमें आपके रोटी हो गई, चावल हो गए, ठीक है, ये 2 बेसिक सोर्स हैं कार्ब्स की, ठीक है। इसके थोड़े थोड़े पोर्शंस ले लें। आप अगर चावल ले रहे हैं डजंट मीन कि आप बिरयानी खा रहे हैं या पुलाव खा रहे हैं, आप बॉइल्ड राइस भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे चावलों को बुरा ठहरा दिया जाता है कि चावल ही नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिरयानी और पुलाव को रोकें, यहाँ पे बॉइल्ड राइस का चावल तो फिर आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। रोटी भी ले रहे हैं, होममेड लाल आटे की रोटी लें, घर की बनी हुई, ना कि वो तंदूर की सफ़ेद आटे की और सोडे वाली रोटी आप खा रहे हैं। तो आपका वैसे ही मेटाबॉलिज्म वर्क करेगा, क्योंकि आप वो बॉडी को न्यूट्रिशन ऐसी दे रहे हैं कि आप वो सही परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। तो आपको चलता है कि एक वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपने खा लिया, इट्स फाइन।
बट ये आप डेली बेसिस पे उसको रोगनी सालन और ये नान बाहर की और ताफ्तान शीर माल ये वाली चीज़ें जो इंटेक कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। चले हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा वर्कआउट्स देखेंगे कि बेली फैट और जो आपकी बॉडी टोनिंग के लिए कौन कौन से वर्कआउट्स कर सकते हैं घर में बैठकर भी और प्रोफेशनली भी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से और बातों से ज़्यादा कहते हैं ना कि हरकत करनी चाहिए, तो हरकत होते हुए हम देखेंगे और मैं सिर्फ बैठ के देखूंगी। तो ये बताएं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें एक तो घर में भी कर सकते हैं और बाहर से आप घर पे, जिम में, पार्क में, सब जगह कर सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी भी स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट। आप रैप बना लें 30, 100 जितना आपका स्टेमिना है कि आप जितना लगा देगा 10, 20, 30 जो वो आपका अपना स्टार्ट करें कम से और फिर ज़्यादा पे जाएं। फर्स्ट जो है हमारा जंपिंग जैक। अच्छा ये देखें, ये हमारे उन मेंबर्स के लिए है जो जंपिंग नहीं कर सकते, और ये सही है, ठीक है। फिर आगे हमारा साइड 1, 2, 3, 4 ये हमारे सब इस एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया टचिंग। अब चाहें तो आप इसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपके स्टेमिना पर है, ठीक है। फिर आगे आ गया आप जो आप कह रही थी फैट के बारे में, स्किपिंग रोप मूव हो रहे हैं हमारे, और विदाउट रोप भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया हमारा, ठीक है। साथ में फिर हमारा ये प्लैंक जो आप कह रहे हैं बेली फैट के लिए। पोजीशन देन ये हमारा बेली फैट। नॉर्मल भी कर सकते हैं, क्रंचीज अच्छा भी कर एक सकते सेकंड, हैं। जिनको ये बैक पेन हो ये वो कर सकते हैं प्लैंक वगैरह? स्ट्रेट लेग मैं इसको बता देती हूँ। हाँ, उनको वो किस तरह से करें ना? पोजीशन स्लो, ठीक है। लैग कोई भी स्टूल ले लें, सिर्फ और मैनुअल सही। शोल्डर भी आगे काफी हमारे पास ये देखिए। इसकी स्पीड आपके ऊपर है, आप चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये सब आपकी अपर बॉडी जिस पे ज़्यादा कंप्लेनें आती हैं लेडीज़ की, ये चीज़ आती है ना जी। शोल्डर मूव, देन साइड टू साइड, साइड फेड, साइड एरिया। और लैग की तो भरपूर बढ़नी है, लेकिन वही बात है कि नी का इशू है तो मैंने आपको स्टूल का बता दिया, और नॉर्मल से अच्छा, इसमें आपने सारी करनी है, लाइक आपकी थाइज भी कंट्रोल हो जाएंगी, बेली फैट भी, फुल बॉडी, फुल बॉडी। ज़िगज़ैग आप कर सकते हो, जंपिंग जैक जितनी भी आप, अगर आपको लगता है कि मैं 100 से अबव कर सकती हूँ 100 अबव, अगर आप वैसे मेरी एडवाइस है कि पहले स्लो से स्टार्ट करें, 30, 50, देन फिर आप जाएं 100 पर। एक स्टैंडर्ड टाइम के आपने कितनी देर जो है वो वर्कआउट करना है? देखिए पहले तो मेरी जहाँ तक है मैं आधा घंटा बनाए अपना सेटिंग, सही है। कोई भी मॉर्निंग सबसे बेस्ट है, फ्री होकर 9-10 बजे फ्री होकर आप एक पैटर्न बना लें। थाई फैट रिड्यूस करने के लिए कौन सी आपने एक्सरसाइज बताई? बहुत जंपिंग जाए फुल बॉडी, देन फुल बॉडी, सही। सब लाइन है हमारा। ये तो सब आप घर में भी कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल इजी। मैंने आपको बताया ना कि अब तो इतना इजी है कि कुछ भी नहीं है, 2 बॉटल ले लें अगर आपके पास डंबल नहीं है, जल्दी इतना है बॉटल के साथ। ये आपका फुल लैग है। सही।
अच्छा, डंबल का भी ये है कि आप लेडीज खवातीन के लिए बता दें। बिल्कुल वो बिल्कुल जो है- डंबल खवातीन जेंट्स का कोई ऐसा मसला नहीं है, वेट लिफ्ट करना दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए वेट ऐड करने से होता क्या है? आपकी बॉडी टाइट होती है। देखिए हमने कार्डियो किया, मैं उसको इसका थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझाएं देती इसको। हूँ। पहले ज़रूरी है कि हम फैट को काटें, फिर बॉडी शेप में आएगी ना, तो बॉडी शेप के लिए ज़रूरी है वेट को लिफ्ट करना, तो वो आपकी बॉडी को टाइट करती है। सही। लेकिन ये नहीं कि अगर स्टार्टिंग में ही हम चले जाएं 10 किलो पे 5 किलो, स्टार्ट 1 2 3 4 5 पे आए, देन अपने सेट बढ़ाते जाएं फिर इस तरह। अब बता दीजिए आप कुछ। इसी में ये पोजीशन आपकी शोल्डर वर्कआउट, उन्हीं एक्सरसाइजेज में अगर वेट ऐड करना बिल्कुल है। जो मैंने आपको सारा कार्डियो बताया, अगर आप उसके साथ ही वेट ले लेती हैं वो आपका मेंटेन भी हो रहा है साथ में। ज़बरदस्त। चलें हम यहाँ पे जो है ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और सांस बहाल करें अपनी क्योंकि देखिए थोड़ी सी देर में आप कितना कुछ बिल्कुल, ये बिल्कुल। कितना है, हालांकि अभी फुल स्ट्रेंथ के साथ Strength कर भी नहीं रिलैक्स लेते, ये होके भी आपको निकले हमने हाँ, फिर दिखा रहे हैं। विद इन 1 आवर्स भी अगर आप करते हैं रेगुलर 5 डेज भी बनाते हैं, इंशाल्लाह डाइट प्लस करके तो रिजल्ट आएगा। सही, बिल्कुल। आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जो मर्दों के लिए, क्योंकि वो तो कह रही है कि कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो हम मज़ीद भी पूछेंगे कि कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस कैसे की जा सकती हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब वो बात हो रही है वर्कआउट्स की, एक्सरसाइजेस की। अब आप हमें बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं फॉर वेट गेन एंड मसल गेन और वेट रिडक्शन बोथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे पहली तो बात, हम यहाँ पे थोड़े से पोर्शंस को डिवाइड कर देते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ। देखिए, हम फैट लॉस प्रोसीजर में मसल गेन पे हों या मेंटेनिंग पे हों, हमारी न्यूट्रिशन मैटर करती हैं। ठीक है। फिर कभी इत्तेफाक हुआ आपके शो में आना हुआ तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी वर्कआउट के थ्रू जो बेसिक, जो हम अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, हम अपने मसल स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कर सकते हैं, इट्स कम्स इन अ कंपाउंड एक्सरसाइजेस, जो कि 4 से 5 कंपाउंड एक्सरसाइज हैं जो यहाँ पे घर में या आप जिम में कर सकते हैं। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास डंबल हैं। वेट डजंट मैटर कि आप बिगनर हैं तो लाइट वेट से बिल्कुल स्टार्ट करें। 10 to 12 रेप हमारे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बेसिक शोल्डर एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये एक पहली कंपाउंड एक्सरसाइजेज है। ये आपने शोल्डर प्रेस करने हैं। यू कैन स्टैंड एंड डू और यू कैन सिट एंड डू, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बेसिक स्क्वाट्स। अब अपनी पहले बॉडी वेट के ऊपर स्क्वाट्स करें। ये हमारा पोस्चर होना चाहिए। बैक शुड बी आउट, चेस्ट शुड बी लिफ्टेड, ठीक है। और आपके ग्लूट्स आउट और ये पूरा नीचे, ये पूरा ऊपर, ठीक है। एज पर द स्ट्रेंथ, एज पर द बॉडी मोबिलिटी चलेंगी। जरूरी नहीं आपको बिल्कुल डीप जाना है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं मेरा जाएगा। मोबिलिटी लेवल अलग है। सही, सही। एक नॉर्मल बंदा होगा, उसका बॉडी मोबिलिटी लेवल अलग होगा, ठीक है। ये सेकंड वर्कआउट हो गया। थर्ड विल बी पुशअप्स, जो कि बिगनर्स और जो बिगनर से हट के जो कर सकते हैं नॉर्मली, तो उनके लिए भी है। बिगनर्स के लिए ये हो जाएगी कि दे शुड बी गेट अप टू द नी, और फिर ये परफॉर्म करेंगे। और बेसिक पुशअप्स, ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज हो गई। फिर हम डेडलिफ्ट्स कर सकते हैं विद वेट्स, नॉर्मल वेट्स। आप फॉर सपोज बार है आपके पास, नहीं भी है तो फिर आप कोई भी वेट पकड़ के सामने इस तरह से रख के जस्ट नीड टू गो डाउन, बेंड योर नी एंड गो डाउन, कम अप, वही सेम स्क्वाटिंग प्रोसीजर। ये आपका पोस्चर होना चाहिए। ये 4 बेसिक अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते हैं सो यू कैन कीप मेंटेन योरसेल्फ। आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा, आपके मसल्स भी मेंटेन रहेंगे, और अपना साथ में आप, जैसे शाइस्ता ने ब्रेक से पहले हमें बताया था, जो फैट लॉस है, फैट लॉस के साथ आप मसल भी और अपनी बॉडी स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर सकते हैं। सही। शाइस्ता को भी बुला लेते हैं। बिल्कुल, शाइस्ता आप भी बिल्कुल। आ जाएं। और हम और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि हम लोगों का इवेंट आने वाला है WBEF के थ्रू, और हमारा जो इसमें चेन ऑफ गेट स्मार्ट जिम है, ठीक सही, है, सही, जिसके फाउंडर हैं सोहेल अनवर, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सारा ये इवेंट। तो 1, 2 एंड 3 मार्च हमारा ये इवेंट होने वाला है। तो इसमें ख़वातीन और मर्दों के लिए, दोनों के लिए इवेंट है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा। सही। तो पहले ख़वातीन से शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें
ख़वातीन के कार्ट्रिज हैं। बताएं शाइस्ता क्या होगा? देखिए आपके जिस भी आप कोई किसी भी चीज़ में एक्टिव हों, देखें उसमें अब मैं तो सबसे ज़्यादा पहले तो मेरा यही पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस इवेंट में हिस्सा लें। आप किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में हैं, आप आएँ, चाहे एथलीट हों, चाहे वो जिम लवर हैं, चाहे वो घर, ये नहीं कि आप किसी जिम में हों या आप घर हाउस वाइफ भी आ सकती हैं और वो कोई भी अपनी एक्टिविटी को यहाँ प्रमोट करें। जी आगे बिल्कुल, ये जिस अवेयरनेस कि हमारी ख़वातीन भी आगे बढ़ सकती हैं, अपने आप को प्रमोट करें, अपने आप को लाएं और बताएं कि हम कुछ हैं, वाकई में डिज़र्विंग हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हमारी ख़वातीन घरों में बैठी रहती हैं और फिर बोलती भी हैं कि हमने बहुत कुछ करना है, मर्दों के शाना बशाना चलना है, मगर आगे आती भी नहीं है। तो हमें आगे लाना है ख़वातीन को, उनको प्रमोट करना है और दिखाना है कि यार हमारा पाकिस्तान है, हमारे यहाँ पे अच्छे एथलीट्स हैं। ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है और ज़रूर आएँ। मैं खुद इस पार्ट का रह चुकी हूँ हिस्सा और माशाल्लाह से रनर अप रही हूँ मैं, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि लेडीज़ आएँ। सही। और मर्दों के लिए क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे मेल बॉडी बिल्डिंग कार्ट्रिज, फिटनेस, एथलेटिक फिटनेस, उसमें सीनियर कैटेगरी, स्पेशल जो मर्द होते हैं तो उनका भी कंपटीशन है इसमें। nice. तो इसमें डिफरेंट कार्ट्रिज होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात कि एक बहुत बड़ा एक हमारा अमाउंट है 10 लाख रुपीज़ का, 15 लाख रुपीज़ का, 15 लाख रुपीज़ का एक हमारा ये अमाउंट है जो कि डिफरेंट कार्ट्रिज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो आ रहे हैं, अपने आप को मनवाएं भी और वहाँ पे प्राइज़ भी लेके जाएं। चलेंगे तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। कंपटीशन की डिटेल्स आपने देखी हैं, साथ साथ ऑनलाइन भी यकीनन अवेलेबल होगी सारी डिटेल। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन डिटेल्स अवेलेबल हैं। हम लोग अपना जो बारकोड वगैरह है वो आप स्कैन करके फॉर्म भी इजीली फिल कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू एनीवेयर या जिम में जाकर रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करना, घर बैठे ऑनलाइन आप कर सकते हैं सब कुछ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सही, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच वो तो फॉर कमिंग इन द शो। और एक अच्छा कंपटीशन में जा रहे, देखते हैं उसमें जीतेगा कौन, फिर ज़रूर वो भी देखेंगे। आपको भी लाजमी आना है उसमें ज़रूर। बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और यहाँ पर आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त और हेल्दी एक्सरसाइजेज और हेल्दी टिप्स हमें मिली। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कंवल को दीजिए इजाज़त, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।